तो सेक्शन 20 बेसिकली कहता है कि एसटी लैंड जो है आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, लेकिन सर्टेन कंडीशन में क्या हो सकता है आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, विद द प्रायर परमिशन ऑफ डिप्यूटी कमिश्नर। सेक्शन 22 कहता है कि अगर मानते हैं नॉन एसटी लैंड है तो क्या होगा उसका, अगर गैर जनजातीय भूमि है, ठीक है, तो उसमें से क्या कर सकते हैं आप 1/4 जो आपकी ज़मीन है उसका 1/4 यानी 1/4 हिस्सा क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, मॉर्गेज कर सकते हैं या फिर जो है आपका बंधक में दे सकते हैं। क्या कहता है, ध्यान रखिएगा कि अ नॉन ट्राइबल और नॉन एब ओरिजिनल रैयत इन संथाल परगनाज कैन टेम्परली गिव अप टू 1/4 ऑफ हिज पैडी एंड फर्स्ट क्लास बारी लैंड टू समवन एल्स थ्रू भुगुत बंधा, यानी जो है एक तरह का मॉर्गेज ही है, ठीक है, बट ओनली टू अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड लैंड मॉर्गेज बैंक, यानी जो है आपका कोई एक सरकारी जो है आपका मॉर्गेज बैंक है उसको दिया जा सकता है। अ ग्रेन स्टोरेज सेंटर यानी ग्रेन गोला जिसको एक तरह से बोला जाता है, ठीक है, अप्रूव्ड बाय द डीसी, ठीक है, अ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी और अनदर रैयत ऑफ संथाल परगना। कंडीशन क्या है, मस्ट बी थ्रू अ रजिस्टर्ड डीड, यानी जिसमें जो आपका वो एक डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली जो कि एक तरह से ऑनरशिप राइट वगैरह मिलता है उसके थ्रू। मस्ट बी रिपोर्टेड टू डिप्यूटी कमिश्नर एंड लैंडलॉर्ड विद इन 1 मंथ, 1 महीने के भीतर जो है लैंडलॉर्ड और डीसी को जो है रिपोर्ट करना होगा। और ट्रांसफ़र अलाउड फॉर मैक्सिमम 6 ईयर्स ओनली, यानी जो है चाहे आप एक तरह से किसी अनाज गोला को दे रहे हैं या फिर जो है आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, अनाज गोला कहने का मतलब जहाँ पे एक तरह से ये जो काइंड के फॉर्म में रेवेन्यू मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये लिए जाते हैं, रेंट लिया जाता है और उसके लिए जो है आपका वो ज़मीन एक तरह से रखते हैं, ठीक है। तो ज़मीन जैसे मानते हैं कि किसी ने रेंट वगैरह नहीं दे पाया तो फिर जो है क्या कर दिया, अपना ज़मीन गिरवी रख दिए, मॉर्गेज कर दिए, ठीक है, तो उसके बदले में पैसा वैसा जो है एक तरह से आपको देना नहीं पड़ेगा, जो आपका लगान बकाया था, एरियर्स था, वो चुका लिया गया, उस तरह से है इसमें। तो जैसे अनाज गोला के पास कहने मतलब वो अनाज के रूप में जो है एक तरह से क्या करता है आपका रेवेन्यू लेता है या फिर जो है रेंट लेता है, उससे जो है पैसे वैसे वो जनरेट करता है उसी को बेच करके, तो उसके पास भी जो है ये अधिकार दिए गए हैं कि आप क्या कर सकते हैं, लैंड मॉर्गेज जो है मॉर्गेज पर रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर मैं एक नॉन एबोरिजिनल रैयत हूँ संथाल परगना में, तो मैं क्या करूँगा, अनाज गोला को जो है आपका अप टू 6 ईयर्स के लिए 6 साल के लिए दे सकता हूँ, बट उसके लिए क्या है कि विद इन अ मंथ, ठीक है, हमें डीसी को, ठीक है, उसका क्या है एक तरह से इन्फॉर्मेशन या रिपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है, 1 महीने के भीतर। ये चीज़ आपका इसमें ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या याद रखना है, तो इसमें याद यही रखना है कि एक एसटी रैयत के लिए कंडीशन अलग है और एक नॉन एसटी के लिए क्या आपका कंडीशन अलग है। नॉन एसटी सिर्फ और सिर्फ अपना जो पैडी लैंड है यानी जो धनर भूमि है वो, और जो आपका फर्स्ट क्लास का जो बारी लैंड है, बारी लैंड यानी जिसमें हम वेजिटेबल्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं उसको कहा जाता है, उसी तरह की भूमि का ही जो है आपका सिर्फ क्या किया जा सकता है, आपका दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम टाड़ जैसा ज़मीन है जिस पे कोई खेती ही नहीं होती है, उस ज़मीन को आप मॉर्गेज भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कहता है आपका कौन सा, सेक्शन 21 कहता है, ध्यान रख लेनी है। एक सेक्शन है 43, उसमें लिखा हुआ है रेंट आप काइंड के फॉर्म में नहीं दे सकते हैं, तो इस ओवरलैप नहीं करना, काइंड के फॉर्म में नहीं दे सकते वो नहीं है, ठीक है, आपने उसको अलग तरीके से पढ़ा है। सेक्शन 43 कहता है कि लैंडलॉर्ड मूल रैयत या विलेज हेडमैन रैयत से काइंड के फॉर्म में रेंट नहीं मांग सकता, ये है, ठीक है। आप उसको फिर से एक बार देखिएगा अगर आपके पास नोट्स होगा तो, काइंड के फॉर्म में वो रेंट का डिमांड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो जो है पहले होता था ना कि जो है आप काइंड के फॉर्म में एक तरह से देते थे और क्या होता था कि एक मनमाना तरीके से जो है कई बार डिमांड कर लिया जाता था, तो उस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि अब जो है जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ही आप रेंट ले सकते हैं। और सेक्शन 43 में ये काइंड के फॉर्म में जो रेंट लिया जाता था वो उस पर जो है आपका रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, लेकिन कुछ कंडीशन है जहाँ पर लिया जा सकता है, हम बात करेंगे उसके बारे में। इसी में कहता है कि आफ्टर 6 ईयर्स, कॉल कीजिए, बैटरी खत्म हो गया इसका, तो 6 ईयर्स के बाद क्या होगा, आफ्टर 6 ईयर्स नो फर्दर ट्रांसफर फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स, यानी अगले 6 सालों तक के लिए अब फिर दोबारा आप ये नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको हमने 6 ईयर्स के लिए क्या कर दिया, आपका मॉर्गेज कर दिया,
किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, किसी अनाज गोला को, या फिर जो है आपका किसी जो है आपका मॉर्गेज बैंक को, तो नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए जो है आपका हम उसको अब ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी 6 साल के बाद ही वो ज़मीन जो होगा एलिजिबल होगा आपका मॉर्गेज करने के लिए। ठीक है। ₹5 फी एंड रिटन नोटिस मस्ट बी गिवन टू डीसी एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, तो ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है। ट्रांसफरी मस्ट पे लैंड रेंट एट द स्टैंडर्ड रेंट, यानी जो ट्रांसफरी जो होगा, यानी जो बंधक करता होगा, जो लोन रेंट है वो भी एक तरह से देगा जो डिसाइड किया गया है। डीसी विल रिस्टोर लैंड टू द ओरिजिनल ओनर आफ्टर 6 ईयर्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो 6 साल के बाद ऑटोमेटिकली उसको वापस मिल जाएगा। इफ समन ब्रेक्स द रूल, अगर मान लेते हैं कि किसी ने ये इस नियम को तोड़ा है तो क्या होगा आपका, द मॉर्गेज विल बी इलीगल, तो फिर जो है आपका जो मॉर्गेज है उसको जो है आपका अवैध घोषित कर दिया जाएगा। If the person doesn't return land after 6 years, they can be jailed up to 3 months, fine ₹500 and ₹10 pay per day if they continue to occupy। अगर मान लेते हैं ऐसा हो सकता है 6 साल के बाद भी अगर आपने वापस नहीं किया है तो फिर 3 महीना का जेल हो सकता है, या फिर ₹500 का जो है आपका जुर्माना हो सकता है। और जब तक से ये जुर्माना रहेगा तब तक से जो आपका ₹10 पर डे जो है एक तरह से ये लिया जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा पेनल्टी उस पर लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें याद रख लेनी है आपको। वैसे इतना जो है सारी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिएगा कि नॉन एसटी जो रैयत है वो क्या कर सकता है, 6 ईयर्स के लिए अपना ज़मीन गिरवी पर रख सकता है। लेकिन किस तरह की ज़मीन होनी चाहिए, धान खेत होना चाहिए, या फिर जो आपका फर्स्ट क्लास का जो है आपका बारी लैंड होना चाहिए। सेक्शन 22 क्या कहता है, ये कहता है कि अ रैयत में मेक ओवर हिज होल्डिंग टेम्पररी ऑन ट्रस्ट फॉर कल्टिवेशन। अब ऐसा हो सकता है कि मान लेते हैं कि मैं रैयत हूँ जो कि संथाल परगना रीजन में रहता हूँ, लेकिन जो है कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है कि मैं बाहर चला गया, या फिर जो है मेरे पास जो हल बैल है वो नहीं है, या फिर जो है मान लेते हैं कि जो है मेरी डेथ हो गई तो जो है मेरे जो माइनर बच्चे हैं वो है, या मेरी जो आपका विडो वाइफ है वो है ना, तो उस केस में क्या होगा, आपका लैंड ट्रांसफ़र जो है आपका टेम्पररी एक तरह से किया जा सकता है, ट्रस्ट में दिया जा सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि अभी मैं एक तरह से उसमें खेती बाड़ी कर रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ कि जो है आपका ठीक है कुछ सालों के लिए मैं चला गया बाहर, तो वो ज़मीन तो खाली रह जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी को दे सकता हूँ कि भाई ठीक है, लेकिन अगर एसटी है तो एसटी को ही दे सकते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, किसी अदर ये को नहीं दे सकते। तो कुछ समय के लिए क्या किया हमने, ज़मीन जो है आपका ट्रस्ट में दे दिया कि ठीक है आप ऐसा करो, आप इसमें खेती बाड़ी करो, ठीक है, वापस आएंगे तब जाके एक तरह से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज़ कि अगर मान लेते हैं मेरे पास जो है आपका जो है हल बैल नहीं है, ऐसा हो सकता है कि 2 जोड़े बैल थे, अब उसमें से किसी की एक की डेथ हो गई, तो अब तो हम एक बैल से खेती बाड़ी नहीं कर सकते, तो जब तक से मेरे पास वो हल बैल ना आ जाए तब तक से मैं क्या कर सकता हूँ कि किसी और को जो आपका ट्रस्ट पे दे सकता हूँ। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा रैयत है जिसकी डेथ हो गई है लेकिन अब उसके माइनर बच्चे हैं, यानी जो आपका कम उम्र के बच्चे हैं, या उसकी विधवा वाइफ अब बची हुई है, तो वो तो खेतीबाड़ी करेगी नहीं, तो वो क्या कर सकती है या क्या कर सकते हैं वो बच्चे, वो जो आपका ट्रस्ट में दे सकते हैं ज़मीन को। ठीक है, तो जितने समय के लिए दिया हुआ है, ठीक है, उतने समय तक के लिए जो आपका खेतीबाड़ी करेंगे, फिर बाद में वापस ले सकते हैं। अगर मानते वापस ना करें तो फिर जो है डीसी वापस दिलाने का काम करेंगे। वही चीज़ आपका इसमें, अ रैयत can temporarily give his land to another rayyat for cultivation in certain special situation, but only to another rayyat of the Santhal Pargana and only on trust, not as a sale or permanent transfer। तो ये जो आपका टेम्पररी होता है और आपका परमानेंट ऑक्यूपेंसी राइट जो है इसमें गेन नहीं किया जा सकता है। अलाउड इन दीज केसेस इफ द रैयत इज टेम्पररी अवे फ्रॉम द विलेज, यानी जो है अगर अस्थायी रूप से क्या हो, गाँव से बाहर चला गया हो। इफ द रैयत इज सिक और फिजिकल अनफिट, अगर मान लेते हैं शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका है, अब खेती बाड़ी नहीं कर सकता है तो। इफ द रैयत हैज लॉस्ट हिज प्लाउइंग कैटल ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड हिज कंट्रोल, यानी मान लेते हैं नेचुरल डिजास्टर के कारण से, जैसे अचानक से लाइटनिंग हुआ और जानवर मर गए, तो उसके कंट्रोल में तो था नहीं, तो वैसे में क्या करेगा आपका, अपनी ज़मीन जो है खेती करने वाली ज़मीन किसी और को टेम्पररी दे सकता है। इफ़ रैयत इज़ विडो और माइनर, अगर मानते हैं कि रैयत जो है आपका क्या है, कोई विधवा महिला है, या फिर जो है आपका ठीक है माइनर है, मतलब जो है आपका ठीक है छोटे बच्चे हैं, नाबालिग है, तब जाके जो है आपका दिया जा सकता है। एक लाइन में याद रखना, ध्यान रख लीजिएगा, ये कहता है कि सेक्शन 22 अलाउज अ रैयत to temporarily hand over his land for cultivation to another rayyat of the Santhal Pargana if he is sick, absent, a widow or minor or has lost cattle. This must be reported to the authorities, यानी जो है आपका जो ये है डीसी को एक तरह से रिपोर्ट करना पड़ेगा।
इफ द रैयत डजंट रिटर्न विद इन 10 ईयर्स, यानी 10 साल के बाद अगर जमीन एक तरह से रिटर्न नहीं करता है, ठीक है, इन सर्टेन केसेस इट्स ट्रीटेड एज अबैंडोनमेंट, यानी जो है आपका उसको मान लिया जाएगा कि जो आपका उसको छोड़ दिया गया है, ठीक है, छोड़ दिया गया है। ट्रांसफर नॉट डन एज पर रूल्स आर इलीगल, अगर नियमों के अनुसार अगर ट्रांसफर नहीं होगा तो उसको माना जाएगा कि उसने सेक्शन 20 का वायलेशन किया है और डीसी के पास पावर होगा कि वो जमीन फिर से रिटर्न दिलवाए, किसको, आपका ओरिजिनल रैयत को। बस इतनी सी बातें इसमें ध्यान रख लेनी है, बाकी कुछ नहीं है। सेक्शन 23 कहता है एक्सचेंज ऑफ रैयती लैंड। अब ये क्या है, जैसे मान लेते हैं कि मैं लालपुर गांव में रहता हूं और कोई जो है आपका मान लेते हैं बगल में जो है आपका कौन सा है, काटाटोली गांव है, मान लिया जाए, ठीक है, या लालपुर गांव में ही जो है आपका मैं रहता हूं एकदम से नॉर्थ साइड में और कोई रहता है आपका कहाँ पे, एकदम वेस्ट साइड में, मान लिया जाए, ऐसा हो सकता है। अब दोनों जो है अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, कोई ए है और बी है, दो रैयत है। अब वो दोनों आपसी सुविधा के लिए, ठीक है, अपने जो है आपका सहूलियत के लिए जमीन क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी जो है अगर मैं रह रहा हूँ, ठीक है, इस गांव में और कोई रह रहा है आपका कहाँ पे, जो है आपका जो इसके नियर बाय में अगर देखिएगा काटाटोली है, मेरी ज़मीन है कांटाटोली में, उसकी ज़मीन है कहाँ पे, आपका लालपुर में। तो हम क्या करेंगे भाई, ऐसा करो कि मेरी ज़मीन आप रख लो और आपकी ज़मीन हम रख लेते हैं, हमारे लिए भी सुविधा हो जाएगा और उसके लिए भी सुविधा हो जाएगा। तो ये लाइक आपसी सहमति से जो है ज़मीन जो है एक्सचेंज किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी डीसी का परमिशन चाहिए होता है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि ये आपसी सहूलियत के लिए होना चाहिए, न कि जो आपका, ठीक है, ये कुछ हिडन होना चाहिए और नहीं जो आपका बेचने के लिए आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये कहता है सेक्शन 23 कहता है, ध्यान रखेंगे। सर इसमें ये दिक्कत है, जैसे कन्वीनियंस के लिए बोले, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट कॉस्ट काम कर रहा है, जैसे फन जेवियर कॉलेज का बिल्डिंग, फन जोन का बिल्डिंग को एक्वायर कर दिया, क्योंकि फन जेवियर नाम ही है, फन जोन को सेक्रीफाइस करना सर। यहाँ पे सीएनटी का अलग है, ये एसपीटी वाले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी संथाल प्रना के लिए ही ये एप्लीकेबल है। यहाँ पे सीएनटी में ऐसा एक्सचेंज का कोई प्रोविजन है ही नहीं। हाँ नहीं, तो अब यहाँ पे अगर दोनों सहमत हैं, ठीक है, अगर दोनों को लगता है कि हाँ चलो ठीक है मैनेज हो सकता है, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपने वो सुना होगा जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो इनक्लेव हुआ करता था, ठीक है, तो हमने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया वहाँ पे, ठीक है, तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो है दोनों सहमत हो गए। तो उसी तरह से संथाल परगना में है कि अगर मान लेते हैं लगता है कि भाई आपस में आपसी कन्वीनियंस के लिए जो अगर हम एक्सचेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, मतलब लैंड होल्डिंग के साइज वगैरह का नहीं, वहाँ पे ये है कि जो आपका लैंड का वैल्यू सेम होना चाहिए, सेम विलेज में होना चाहिए या फिर एडजेसेंट विलेज में होना चाहिए, ठीक है, सामने वाले गाँव में होना चाहिए या फिर अपने ही गाँव में होना चाहिए। और यहाँ पे आप बेचने के पर्पज से नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कहता है कि जो आपका सेक्शन 23 अलाउज रैयत टू एक्सचेंज देयर लैंड बट ओनली इन बोथ इफ बोथ आर रिकॉर्डेड टेनेंट्स। द रिकॉर्डेड टेनेंट्स कहने मतलब उनका जो खतियान होना चाहिए, ठीक है। द लैंड्स आर इन द सेम और नेबरिंग विलेजेस एंड द एक्सचेंज इज जेन्युइन एंड इक्वल इन वैल्यू। दिस मस्ट बी अप्रूव्ड इन राइटिंग बाय द डिप्यूटी कमिश्नर, अदरवाइज इट्स ट्रीटेड एज अ इलीगल अंडर सेक्शन 20। तो क्या है कि आपका जो है रिटर्न एक तरह से कंसेंट मिलना चाहिए डिप्यूटी कमिश्नर का। अगर नहीं लिया और फिर भी एक्सचेंज कर लिए आप तो समझ लीजिए कि आपने सेक्शन 20 का वायलेशन किया हुआ है। और सेक्शन 20 का वायलेशन का मतलब क्या है कि फिर जो है आपका वो ज़मीन को जो है इलीगल एक तरह से कर दिया जाएगा और फिर जो है डीसी क्या करेंगे, ज़मीन फिर जो है आपका ओरिजिनल रैयत को फिर वापस दे देंगे, ठीक है। ये कहते हैं इसमें अगर मानते हैं फ्रॉड तरीके से अगर आपने किया हुआ है तो फिर जो है सजा मिलेगा, ठीक है, 50 रुपये का जुर्माना लगेगा, ठीक है, हम आगे बात करेंगे, ठीक है 50 रुपये का जुर्माना है अगर आपने फ्रॉड तरीके से काम किया है। तो यहाँ पे कम है, ठीक है भाई, ये 1947 में 49 में बना, उस समय 50 रुपये जुर्माना मतलब आपको लगता होगा कि जो है उस समय के हिसाब से देखिए ना, तो फाइन्स का रिवीजन सर क्यों नहीं होता? अब हुआ होगा लेकिन जो है अब जब वो फैसला सुनाते हैं उस समय जो आपका वो जज देते होंगे, ठीक है। सेक्शन 24 कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रांसफर ऑफ रैयती होल्डिंग, यानी जो आपका रैयती जोत के कतिपय हस्तांतरण पर निबंधन। अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, जब भी एक तरह से लैंड ट्रांसफर होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा ही होगा। कहाँ पे होगा आपका, डीसी ऑफिस में होता है बेसिकली, या लैंडलॉर्ड के ऑफिस में होता है। आज के समय में लैंडलॉर्ड स्टेट गवर्नमेंट है तो आपका जो है आपका सीधे डीसी ऑफिस में होता है, ध्यान रखेंगे। ये क्या कहता है, इफ रैयती लैंड और अ पोर्शन ऑफ इट इज ट्रांसफर्ड बाय सेल, गिफ्ट, विल और एक्सचेंज एज पर द रूल्स ऑफ द एक्ट एंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स
रिकॉर्ड ऑफ राइट्स द न्यू ओनर या ट्रांसफरी कैन रजिस्टर दिस ट्रांसफर इन द लैंडलॉर्ड्स ऑफिस, यानी जो आपका डीसी के ऑफिस में क्या करेगा, उसको रजिस्टर्ड करवाएगा। यानी सिंपली जब आप जमीन लेते हैं उसकी रजिस्ट्री करवाते होंगे। रजिस्ट्री करवाने का मतलब क्या है कि आपके नाम से जमीन ट्रांसफर होता है, ठीक है। ट्रांसफर वो होता है बेसिकली, उसको म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप इतना समझिए कि मालिकाना हक आपको एक तरह से मिल रहा होता है। द लैंडलॉर्ड मस्ट अलाउ द रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस सच ट्रांसफर एंड कैनॉट चार्ज अ रजिस्ट्रेशन फी एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ सेल, गिफ्ट और विल। तो ध्यान रख लीजिएगा कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं ले सकता है, लेकिन किस में लिया जाएगा, अगर सेल कर रहे हैं, अगर बेच रहे हैं ज़मीन को, अगर मान लेते हैं हम किसी को गिफ्ट में दे रहे हैं, या फिर जो है आपका, ठीक है, वसीयत में लिख के दे रहे हैं कि भैया जो है अब मेरे ज़मीन का मालिकाना हक जो है फलाने व्यक्ति को होगा, तो उस केस में जो है आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि मेरे पिताजी जो है अगर मेरे नाम पे अगर ज़मीन ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन अगर मेरे पिताजी जो अपनी ज़मीन, ठीक है, अगर किसी और को बेच रहे हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा ना, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि अभी अगर आप देखें रजिस्ट्री चार्ज जो लगता है वो लगता है यहाँ पे अगर देखें 8%, है ना। ज़मीन का जितना वैल्यू होता है उसका लगता है आपका 8%। और इसमें भी जो है घोटाला करते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि ज़मीन बिक रही है अगर 50 लाख में, तो 20 लाख कहीं जो है एक तरह से दिखा दिए कि 20 लाख में ज़मीन हमने खरीदा है और 20 लाख का 8% दिए, तो 30 लाख का 8% बचा ना। अब समझ लीजिए कितना पैसा बचा लिए। और ये सब करते हैं, सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जो है कोई सिंगल की बात कर रहे हैं, सब करते हैं। और इसी चीज़ में देखिएगा उसमें दो तरह की चीज़ें होती है, 4% का ये है। तो 4% जो पहले लगता था ना, उसको रघुवर दास ने किया था 1% की, 1 रुपया किया था कि अगर मानते हैं कि किसी महिला के नाम पर अगर जमीन की रजिस्ट्री होती है तो कितना लगेगा, 1 रुपया लगेगा। हाँ, कौन बोले नाम का था, ना ना नाम कैसे नहीं हुआ है। अब खर्चा किए होंगे अलग बात है भाई, इतना जमीन ले रहे हैं तो 30-40 हज़ार कोई थोड़ी होता है, ठीक है। लेकिन 1 रुपया में हुआ है, बहुत का हुआ है। हाँ हाँ, उसमें 1 रुपया लगता है। तो वही तो हम बोल रहे हैं, सुन लीजिए, 8% जो लगता था ना, 8% में कोर्ट का जो ये बनता है उसका लगता है 4%, और बाकी जो 4% लगता है, तो जो 4% का 1 रुपया लिया जाता था, हाँ ठीक है, तो बाकी तो पैसा लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो इन केस ऑफ सेल, गिफ्ट और विल द लैंडलॉर्ड कैन चार्ज, ठीक है, 2% ऑफ एनुअल रेंट एज अ फी, मिनिमम 8 आना और मैक्सिमम ₹50 इफ द रेंट इज पेड ऑन द लैंड। अगर मान लेते हैं कोई ऐसा जमीन है जिस पर लगान दिया जाता रहा है, तो ध्यान रख लीजिएगा उस पर जो है आपका कितना, उस पर लगेगा 2%। अब ये जो 2% है, अगर 8 आना से कम है तो 8 आना ही लगेगा, और अगर जो है 2% 50 रुपये से ज़्यादा हो जा रहा है तो 50 रुपया लगेगा। यानी 2% जो है आपका 8 आना से कम नहीं होना चाहिए और 50 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब जाके 2%, अदरवाइज जो है आपका मिनिमम 8 आना और मैक्सिमम 50 रुपये लगेंगे। समझे कि नहीं समझे? 8 आना मतलब 50 पैसा, ठीक है, 8 आना मतलब 50 पैसा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे होता है ना कि कई बार जो आपको वो कंपनी वाले ऑफर देते हैं, आप जैसे फूड जो ऑर्डर करते हैं, लिख देंगे क्या 50% ऑफ, लेकिन उसमें ये कंडीशन डाल दिया जाता है अप टू 120 रुपीज़। यानी जो ऑर्डर आप कर रहे हैं अगर जो है 50%, ठीक है, 120 रुपये से अगर ज़्यादा हो रहा है तो 120 रुपये का ही डिस्काउंट मिलेगा, और अगर 120 रुपये से कम हो रहा है तो फिर आपका 50% डिस्काउंट मिलेगा। नहीं जो है मतलब क्या है कि ये सारा चीज़ जो है ना, क्या होता है कि आप हर दिन फेस करते हैं, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि पता चला कि कहीं किसी घर में शादी है, सोचा कि चलो जोमेटो से ही खाना ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है, 5 लाख का खाना सीधे 2.5 लाख में अगर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। अगर 50% डिस्काउंट मतलब यही हुआ ना, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ 120 रुपये का ही डिस्काउंट मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। कंपनी वाले जो है आपका ये करते हैं, और इसके अलावा एक और डिस्काउंट देते हैं ये लोग, ठीक है, बोलेंगे 50% प्लस 10%, आपको लगेगा 60%, नहीं, पहले 50% और जितना फिर अमाउंट हुआ उसका फिर 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, 60% नहीं होता है वो, ठीक है। हाँ, तो इसमें दुखी वाला कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब मैं खाना ऑर्डर उतना नहीं करता, बाहर का खाना न के बराबर अवॉइड करते हैं,
ठीक है, तो ये ध्यान रख लेनी है। सेकेंड पॉइंट कहता है ₹1 फ्लैट फी इफ नो रेंट इज पेड। अगर जमीन पर कोई लगान नहीं दिया जाता है तो सीधे कितना लगेगा आपका? 1 रुपया लगेगा, है ना, 1 रुपया लगेगा, जो कि 8 आना का 2 गुना है। ठीक है। नो फी फॉर गिफ्ट टू क्लोज रिलेटिव्स लाइक स्पाउस, चिल्ड्रन इंक्लूडिंग अडॉप्टेड अंडर हिंदू और संथाल लॉ। यानी अगर मानते हैं हिंदू या संथाल लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपने किसी को अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है, तो उस पर भी नहीं लगेगा। और इसके अलावा मानते हैं कि कोई अपनी पत्नी के नाम पर ट्रांसफर कर रहा है तो भी नहीं लगेगा। अगर अपने बच्चों को ट्रांसफर कर रहा है तो भी नहीं लगेगा। ठीक है। सिबलिंग्स यानी भाई बहन में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो भी एक तरह से नहीं लगेगा। और क्लोज ब्लड रिलेटिव्स विद इन 3 डिग्रीज, यानी जो है एक तरह से जिनके साथ खून का रिश्ता है, तो 3 एक तरह से वंश तक आपको जो है कोई एक तरह से पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, कोई पैसा नहीं देना है। किसके लिए? रजिस्ट्री के लिए। ठीक है, रजिस्ट्री का कोई फी नहीं लगता है। तो एकदम सिंपल समझिएगा। क्या हो गया? क्या कर लेगा? अगर रिलीजन चेंज कर ले रहा है तो फिर जो है आपका, ठीक है भाई, उसके खून के साथ खून का रिश्ता खत्म तो नहीं होगा। अब बताइए, रिलीजन चेंज किए तो खून का रिश्ता खत्म थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी है भाई। देखो ये अलग बात है, लेकिन अगर मान लिया जाए, बात नहीं, अगर मान लिया जाए किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट अगर आता है तो फिर डीसी है ना, उसके लिए डीसी फैसला देंगे उस पर कि क्या करना है उसको। ठीक है। हाँ, इफ द लैंडलॉर्ड रिफ्यूजेस टू रजिस्टर द ट्रांसफरी कैन अप्लाई टू द डिप्यूटी कमिश्नर हु विल। यानी फिर जो है अगर मानते हैं लैंडलॉर्ड मना कर दे कि नहीं हम रजिस्ट्रेशन करेंगे ही नहीं, तो फिर क्या होगा? डीसी पास एप्लीकेशन दिएगा। डीसी क्या करेंगे? इशू अ नोटिस, कंडक्ट इंक्वायरी एंड if the transfer is legal declare it registered and pass order about any related cost। ठीक है, तो अगर मानते हैं लीगल है तो फिर क्या करेंगे आपका, ठीक है, उसको पास कर देंगे और जो अमाउंट लगेगा वो एक तरह से डिसाइड किया जाएगा। अमाउंट कब? जब अगर मान लेते हैं कि कोई जमीन है जिस पर रेंट दिया जा रहा था तो कितना लगेगा आपका? 2% लगेगा। ठीक है, जो कि मिनिमम 8 आना और मैक्सिमम 50 रुपए लग सकते हैं। अगर उस जमीन पर रेंट नहीं दिया जा रहा था तो सीधे कितना लगेगा आपका? 1 रुपया लगेगा। देखा जाएगा कि भैया ये जो आपका क्या है, ब्लड रिलेशन है इसके साथ, ठीक है, जो 3 डिग्री तक है, तो फिर जो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। देखा जाए भाई बहन को ट्रांसफर कर रहा है तो फिर कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर जो आपका पति पत्नी को ट्रांसफर कर रहा है तो फिर कोई पैसा नहीं लगेगा। यहाँ पे ध्यान रख लेना। 3 डिग्री या 3 जनरेशन? डिग्री वही है, जनरेशन ही है। हाँ, अब जो लिखा हुआ है ओरिजिनल एक तरह से ये में देखिएगा तो आपको 3 डिग्री ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करनी है आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, बाकी आ जाइए सीधे जो आपका बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती, ठीक है, जो कि सेक्शन 27 आपको याद रख लेनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो जैसे क्या है कि आपका CNT में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, सेक्शन 63A और 63B में पढ़ा था ना। तो बंजर भूमि के बंदोबस्ती जो हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका कौन करेगा? आपका डीसी कर सकते हैं, डीसी के पास ये पावर है। यहाँ पर भी जो है बंजर भूमि की बंदोबस्ती की, बंदर वो निकल गया था गलती से, ठीक है, कई बार होता है। तो क्या है कि जो आपका बंजर भूमि की बंदोबस्ती की जा सकती है, ध्यान रख लीजिएगा, कोई भी जो आपका विलेज हेडमैन, मूल रैयत या फिर जो आपका जमींदार अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। ठीक है, ये पावर किसके पास है? आपका डीसी के पास पावर है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है एप्लीकेबल कि अगर आपके पास 5 साल का समय है, 5 साल के भीतर अगर आपने उसको जो है एरेबल लैंड में कन्वर्ट किया है, यानी जो है कृषि योग्य भूमि बनाया है, तो फिर जो है जमीन आपके पास रहेगी। अदरवाइज क्या कर लिया जाएगा आपका? ठीक है, छीन लिया जाएगा। नहीं मतलब वो पट्टा जो दिया गया था वो पट्टा जो है कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको जो आपका क्या है, रीसेटलमेंट किया जाएगा किसी अनदर रैयत को। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब ये क्या कहता है कि जो आपका सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड टू बी मेड बाय पट्टा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, अलॉटमेंट ऑफ वेस्टलैंड मस्ट बी डन थ्रू अ पट्टा और अमलनामा। यहाँ पे अमलनामा वर्ड का भी यूज किया गया है। इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद 4 कॉपीज मेड फॉर द रैयत, डिप्यूटी कमिश्नर, लैंडलॉर्ड एंड विलेज हेडमैन और मूल रैयत। तो यहाँ पर जैसे हमने CNT में देखा था, वहाँ पे 2 ही कॉपीज बनते हैं, जो कि एक रैयत को जाता है और दूसरा किसके पास? आपका डीसी के पास जाता है। यहाँ पर 4 कॉपीज बनेंगे, जिसमें से एक रैयत को जाएगा, एक जो आपका विलेज हेडमैन या मूल रैयत को जाएगा, एक डीसी के पास जाएगा और एक जाएगा किसके पास? आपका लैंडलॉर्ड के पास जाएगा। ध्यान रखेंगे। अब सेक्शन 20 नहीं, अब ना ये है, तो अब जो है
वो 2 कॉपी नहीं, अब 3 ही कॉपी बनाते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 28 कहता है कि व्हेन सेटिंग वेस्ट लैंड और वैकेंट होल्डिंग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द रैयत्स नीड, स्पेशल क्लेम्स फॉर सर्विसेज, प्रॉक्सिमिटी टू एग्जिस्टिंग लैंड एंड द प्रोविजन ऑफ लैंडलेस लेबरर्स शुड बी कंसिडर्ड। यानी जो है बंजर भूमि जब एक तरह से किसी को सेटलमेंट किया जाएगा तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। पहली चीज ये देखा जाएगा कि भाई सिंपल सा है कि जैसे आप क्या है ना कि किसी को नौकरी पे रख रहे हैं तो आप देखेंगे ना कुछ क्राइटेरिया कि एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर भी वेस्टलैंड जब एक तरह से सेटलमेंट किया जाएगा तो देखा जाएगा कि आखिर किसको सेटलमेंट किया जाएगा। पहली चीज देखा जाएगा कि अगर इसने गांव वालों के लिए कुछ बढ़िया काम किया हुआ है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा कि हाँ चलो जो है भाई इसने जो है गांव वालों की सेवा की है। जैसे कोई समाज सेवा वगैरह होता है ना, ठीक है, गाँव में देखे होंगे कुछ लोग जो है एक तरह से, ठीक है, हर किसी की मदद करते हैं, तो देखा जाएगा चलो बढ़िया आदमी है इसको दे देते हैं। दूसरा चीज देखा जाएगा कि मान लेते हैं कि अगर लैंडलेस लेबर है, ठीक है, इसके पास जमीन नहीं है, केवल मजदूरी वगैरह करता है, तो उसको दे दिया जाएगा। तीसरा चीज ये देखा जाएगा कि क्या वो एक वेस्ट लैंड को एरेबल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए योग्य है या नहीं है, ठीक है। अगर मानते किसी कामचोर जैसे आदमी को दे दिया जाए तो फिर क्या होगा, आपका 5 साल के बाद फिर रिटर्न ही आ जाएगा। उससे बढ़िया है कि देखा जाएगा कि वो एलिजिबल है या नहीं है। तीसरी चीज ये देखा जाएगा कि अगर मान लेते हैं कि सामने ही जमीन है अपना और उसके जस्ट जो है नियर बाय में ही वो जमीन है जो वेस्ट लैंड है, तो अगर सामने वाले अगर रैयत को दिया जाएगा तो ये ज़्यादा चांसेस है कि उसको कल्टीवेबल लैंड में चेंज कर सकता है, वो है कि नहीं है। क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं, सामने वाले में खेती करने में क्या दिक्कत है। लेकिन पता चला यहाँ पे हमारा जो है एग्रीकल्चरल लैंड है और दे दिया कि कहाँ पे आपका, उधर टाटी सिल्वे में जाएंगे वहाँ खेती करने के लिए, नहीं ना। तो ये चीज देखा जाएगा जब एक तरह से सेटलमेंट किया जाएगा। तो क्या क्या चीजें देखी जाएंगी, तो याद रखेंगे जो है आपका रैयत नीड की रैयत को जरूरत है या नहीं है, स्पेशल क्लेम्स फॉर सर्विसेज यानी सेवा के बदले में उसने जो है अगर ये किया है तो वो देखा जाएगा, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी टू एग्जिस्टिंग लैंड यानी जो है आपका अगर सामने नजदीकी जमीन के ही सामने अगर वो जो है आपका वेस्ट लैंड है तो, और जो है आपका प्रोविजन फॉर लैंडलेस लेबरर्स यानी अगर मानते हैं कि कोई भूमिहीन श्रमिक है तो वो चीजें कंसिडर की जाएंगी। ध्यान रख लीजिएगा ये क्राइटेरिया नहीं है, ये जो है आपका प्रायोरिटी दिया जा सकता है, ठीक है, प्रायोरिटी दिया जा सकता है, ये प्रोविजन है। हाँ बट ये एक जमीन के लिए चारों कैटेगरी के आदमी अगर उसको क्लेम कर रहे हैं तो किसको क्लेम, डीसी डिसाइड करेंगे किस बेसिस पे। अब वो तो डीसी की मर्जी है उसमें, ठीक है। अब जो है मान लेते हैं कि ये चारों क्राइटेरिया के आधार पर 4 अलग अलग लोग हैं। किसी ने जो है कहा कि भैया मेरे जमीन के सामने में ही जमीन है तो हमको दे दीजिए, हम ज़्यादा एलिजिबल हैं। अगला कहेगा समाज का इतना हम सेवा किए हैं, जब समाज का कर सकते हैं तो जमीन का सेवा क्यों नहीं कर सकते हैं। अगला कहेगा कि हम तो भूमिहीन श्रमिक हैं, लोगों के यहाँ जाकर मजदूर कर सकते हैं, अपने जमीन पर क्यों नहीं मजदूरी करेंगे, ठीक है। अगला कहेगा कि नहीं जो है मेरे पास ना तो जमीन है ना कुछ नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जरूरत तो हमें है। अब डीसी डिसाइड करेंगे किसको देना है, सो ठीक है। सर बट ये स्पेशल क्लेम्स फॉर सर्विसेज जो है तो हाँ। एक तरीके से ये तो बैकडोर एंट्री होगा कि कोई भी उस इलाके का जो बाहुबली है, चाहे कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी है, होता कोई चीज़ का वाइड नहीं तो ये भी देखा जाएगा ना उसको नीड है या नहीं है। तो इन्फ्लुएंस करके तो वो कर ही सकता है ना इस चीज़ को, मतलब कर सकता है, लेकिन अगर मानते हैं नीड नहीं है, चलिए उसने समाज की सेवा की है बट उसको जमीन का जरूरत नहीं है, तो फिर उसको जो है प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ठीक कर जाएगा। हाँ जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है वो ट्राइबल होना जरूरी है या नहीं? हाँ बिल्कुल वहाँ का होना चाहिए, कम्युनिटी होना चाहिए, कम्युनिटी होना चाहिए जो वहाँ। लैंडलेस लेबर है उसी गांव का होना चाहिए। हाँ ट्राइबल कहीं और गांव का लैंडलेस लेबर कहीं और का नहीं होना चाहिए, वो वहीं का होना चाहिए, ठीक है। एबोरिजिनल होना चाहिए, ठीक है, मतलब वहाँ का मूल होना चाहिए, तब जाकर उसको दिया जाएगा, कहीं का भी आदमी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये लूप होल्स है, आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, इस वाले में। और इस कारण से जो है ना, क्योंकि अगर मानते हैं सर्विसेज के बेसिस पर आप ये करेंगे तो पहली बात तो ये सर्विसेज को डिफाइन करना पड़ेगा कि किन किन सर्विसेज को, वो डिफाइन ही नहीं है। और एसपीटी एक्ट में कई सारे ऐसे लूप होल्स हैं, ठीक है, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, बड़े बड़े जो एक तरह से ये हैं वो कहते हैं, ठीक है। हाँ संथाल में इतना जमीन का घपला हुआ है एसपीटी के होते हुए, तो बहुत सारे हुआ ही है और जो है आज भी हो रहा है। कई बार जो है आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले दुमका के जो डीसी हैं उनको हाई कोर्ट का ये मिला था, नोटिस मिला था कि आइए अपने आप को जो है प्रेजेंट कीजिए यहाँ पे, बहुत डांट फटकार। ठीक है। तो क्या है कि जो है आपका, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की भी गलती है। अगर मान लेते हैं जहाँ पे लूप होल्स है आप उसको थोड़ा सा अमेंडमेंट करके उसको ये कीजिए, सुधार कीजिए,
ठीक है, नहीं कर सकते हैं। कैसे होगा सर? ऑपोजिशन पार्टी बोलेगा कि नहीं है, अच्छा 10 ऑपोजिशन पार्टी यहाँ करती कहाँ कुछ है? क्या नहीं करती? ऑपोजिशन का कोई ये नहीं है, बस उनको ये देखना होता है कि हाँ कोई नया स्कीम तो लॉन्च नहीं कर दिया, फिर उसके खिलाफ जाके जो है ये लोग केस कर सकते हैं। ठीक है, खैर जो भी है, सेक्शन बात नहीं, सेक्शन 29 कहता है अब मूल रैयत प्रधान और विलेज हेडमैन कैन नॉट सेटल वेस्ट लैंड और वैकेंट होल्डिंग विद देमसेल्व्स और एनी को मूल रैयत विदाउट प्रायर रिटन परमिशन फ्रॉम द डिप्यूटी कमिश्नर। यानी जो है आपका जो विलेज हेडमैन है, मूल रैयत है, या फिर जो है आपका लैंडलॉर्ड है, वो अपनी मर्जी से जो है आपका किसी को लैंड सेटलमेंट नहीं कर सकता है, चाहे वो वेस्ट लैंड हो चाहे वैकेंट होल्डिंग हो। इसके लिए जो आपका डीसी का रिटन परमिशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वो 1 साल से कम का वो ओरल जो ये एग्रीमेंट होता है वो भी वैलिड है। यहाँ पे जो है यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं ना। अच्छा, यहाँ पे वो ओरल जो है एक तरह से सेटलमेंट का तो प्रोविज़न है ही नहीं। यहाँ पे अगर मानते हैं सेटलमेंट अगर करना भी हो तो फिर क्या है आपका, ठीक है, डीसी का रिटन परमिशन चाहिए ही। ठीक है, तो इसलिए जो है आपका विलेज हेडमैन, मूल रैयत या फिर जो है आपका लैंडलॉर्ड ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जहाँ पर जो है आपका लैंड सेटलमेंट जैसा कुछ ये हो। ठीक है, समझ गए? नहीं है जगह, ऐसा कीजिए, लीजिए चेयर, चलिए, नहीं इसमें भी ये कर सकते हैं। तो ये जो आपका सेक्शन 29 कहता है, तो 27, 28, 29 ये जो आपका सब एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, इसको याद रख लीजिएगा। अब आ जाइए सीधे 33, ये कहता है बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी यदि वो 5 वर्ष के भीतर आबाद न किया जाए। यानी एक रैयत के पास 5 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है कि 5 साल के भीतर उसको एरेबल लैंड में कन्वर्ट करे, अदरवाइज क्या कर दिया जाएगा, वो सेट असाइड कर दिया जाएगा, जो पट्टा मिलता है ना वो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, इफ land settled as wasteland is not cultivated within 5 years, the deputy commissioner can cancel the settlement and make a new settlement upon the application of जमाबंदी रैयत, विलेज हेडमैन और मूल रैयत और लैंडलॉर्ड। ठीक है, अगर किसी ने भी एप्लीकेशन दिया है तो उस बेसिस पर क्या कर दिया जाएगा आपका, ठीक है, जो पट्टा है उसको सेट असाइड करके फिर रीसेटल कर दिया जाएगा। ठीक है, जो कि सेक्शन 27 कहता है जिस तरीके से। ठीक है, अब सेक्शन 34 क्या कहता है, ये कहता है कि जो है आपका सेग्रीगेशन ऑफ बैरन लैंड फॉर जाहिर थान, ठीक है, सिमेटोरियम यानी सिमेट्री कह सकते हैं, बाय द डिप्यूटी कमिश्नर। यानी अगर गांव में मान लिया जाए, ऐसा हो सकता है कि कोई बंजर भूमि पड़ी हुई है, तो क्योंकि क्या होता है ना कि जाहिर थान का मतलब होता है वर्शिप प्लेस, जो वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ है जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं उसको जो है आपका जाहिर थान कहा जाता है। तो जाहिर थान के लिए उसको जो है आपका रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, या फिर जो है उसको जो आपका सिमेट्री के रूप में ये किया जा सकता है। ठीक है, या फिर जो आपका क्रिमेटोरियम के रूप में ये किया जा सकता है। तो मतलब डीसी के पास ये पावर है कि अगर कोई वेस्ट लैंड है तो उसको हम क्या कर सकते हैं आपका, उसको स्पेशल लैंड में कन्वर्ट, मतलब स्पेशल प्लेस के रूप में जिसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो वो पब्लिक यूज के लिए होगा। अब मान लेते हैं कि अगर उसे जो आपका क्रिमेटोरियम या सिमेट्री या फिर जो आपका जाहिर थान या फिर मसना प्लेस के रूप में डिक्लेयर किया गया है, तो वहाँ पे वो पब्लिक यूज के लिए होगा और वहाँ पर विदाउट एनी प्रायर परमिशन कोई भी पब्लिक उस जमीन को यानी जो है उस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं जाहिर थान के लिए अगर उसको जो रिकॉग्नाइज किया गया है तो जाहिर थान के लिए ही यानी पूजा पाठ करने के लिए यूज किया जाएगा। कोई उसमें खेती बाड़ी नहीं करेगा, नहीं जो बांध बना सकता है, ना आहार बना सकता, कुछ नहीं कर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मान लेते हैं कि उसे जो आपका आगे हम बात करेंगे, अगर जो है गाँव में अगर कोई जमीन है उसको अगर जो है ग्रेजिंग लैंड के रूप में जो है आपका, ठीक है, आइडेंटिफाई किया गया है तो वो ग्रेजिंग लैंड के रूप में ही यूज होगा, अदर पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये डीसी के पास पावर है कि किसी जो आपका वेस्ट लैंड को किसके रूप में, जाहिर थान या फिर जो आपका क्रिमेटोरियम के रूप में ये कर सकते हैं, सेक्शन 34 कहता है। हाँ बिल्कुल लगा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो है फिर उसको पावर मिल जाता है कि सेक्शन 13 में जो चीज़ें एक तरह से दी गई हैं, ठीक है, कि जो है लाइक 14, 15, 16, 17, 18 ये 4 ऐसे सेक्शंस हैं जहां जिसके आधार पर जो है आपका रैयत अपनी ज़मीन का यूज़ कर सकता है। उसको मन करे खपड़ा बनाना है, खपड़ा बना सकता है, मन करे उसको जो है कच्चा या पक्का मकान बना सकता है। ठीक है, लेकिन अगर उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट नहीं किया है तो फिर जो है उसको कैंसिल कर दिया जा सकता है। लेकिन कैंसिल तभी होगा जब एक तरह से जो मूल रैयत है या फिर विलेज हेडमैन है या फिर जो लैंडलॉर्ड वो एप्लीकेशन देगा किसको, डीसी को। ठीक है, इसके बाद आ जाइए सेक्शन 37 कहता है राइट टू ग्रेज कैटल। अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा कि जो है क्या होगा कि जैसे लैंड जो ये है डीसी है, डीसी के पास ये पावर है कि अगर मानते हैं कि किसी गांव में ग्रेजिंग लैंड नहीं है, ऐसा हो सकता है,
चराने वाला जगह अगर नहीं है, या फिर अगर है भी लेकिन क्या है कि गांव का टोटल एरिया का 5% से कम है, जो वो जो गांव है, गांव का टोटल एरिया के 5% से भी अगर कम है, तो डीसी के पास ये पावर है, क्या कर सकते हैं आपका, वो किसी एरिया को ग्रेजिंग लैंड के रूप में जो है आपका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन वो आइडेंटिफाई करने से पहले उनको जो है आपका मूल रैयत, विलेज हेडमैन एंड लैंडलॉर्ड का कंसेंट, मतलब उनके साथ विचार विमर्श करना पड़ेगा कि हाँ चलो फलाने एरिया को हम क्या कर सकते हैं, ग्रेजिंग लैंड के रूप में जो है आपका रख सकते हैं। और जिस एरिया को ग्रेजिंग लैंड के रूप में जो है आइडेंटिफाई किया गया है, वहां पे गांव के सारे लोगों को, ठीक है, जैसे मानते हैं ये गांव है, गांव के सारे लोगों को विदाउट एनी प्रायर परमिशन वहां पर जो है आपका ग्रेजिंग का राइट होगा। ठीक है, ग्रेजिंग का राइट होगा। ये कहता है आपका सेक्शन 37, कहता है कि ऑल रैयत्स, ठीक है, जिसमें से लैंड होल्डर्स वगैरह भी शामिल है, इन अ विलेज हैव राइट टू ग्रेज देयर ओन कैटल विद इन द विलेज ऑन रिकॉर्डेड ग्रेजिंग लैंड सेट अपार्ट बाय द डिप्यूटी कमिश्नर अंडर सेक्शन 38। सेक्शन 38 कहता है कि अगर जमीन कम है, यानी चारागाह जमीन अगर कम है, गांव के टोटल एरिया का 5% से अगर कम है, तो फिर क्या किया जा सकता है आपका, किसी एरिया को जो आपका ग्रेजिंग लैंड के रूप में जो है आपका आइडेंटिफाई किया जा सकता है। विलेज वेस्टलैंड प्रोवाइडेड इट इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द विलेज अंडर द संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन 3 ऑफ 1872। अगर मान लेते हैं कि संथाल परगना जो ये है सेटलमेंट रेगुलेशन है 1872 में आया था, अगर उसके अकॉर्डिंग किसी को विलेज से अगर जो है बाहर कर दिया गया है, ठीक है, ये बाहर क्यों हो गए, अगला जीपीएससी देगा, थक गया। क्या हो गया, होम टाउन जाना है, ओह चलिए, सबको घर जाना है, हो सकता है पैसा वैसा जुगाड़ करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, नहीं सप्ताह अलग चल रहा है। अच्छा खैर जो भी हो, ऐसे ही मजा करें। तो अगर मान लेते हैं कि जो है ऐसा है कि अगर, हाँ बैरन लैंड ग्रेजिंग लैंड में कैसे होगा, वो तो बैरन रहेगा ना। अरे कहना मतलब वेस्ट लैंड है जिसमें खेती बाड़ी नहीं हो रही है, खेती बाड़ी नहीं हो रही है। अब ऐसा तो नहीं कि जो ग्रेजिंग लैंड होता है उसमें ऐसा नहीं कि जाके घास लगाते हैं, सो वो ऐसे ही रहता है, उसमें अपने आप घास उस उगेगा, तो वहां पर जो अपने मवेशियों का जाके चरा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, है ना, जिसमें खेती बाड़ी नहीं हो रही वही है आपका बैरन लैंड, ठीक है, यानी बंजर भूमि, जो एक तरह से बंजर पड़े हुए खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, वैकेंट होल्डिंग फिर अलग हो जाता है, तो खाली जोत नहीं बोल सकते यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे खाली जोत का मतलब अलग होता है कि भाई जिसका अगर मानते हैं कि कोई मेल हेयर ना हो, ठीक है, या बिना विल के अगर उसकी जो है डेथ हो गई, ठीक है, तो वो जमीन क्या हो गया आपका, ठीक है, खाली हो गया, तो उसको वैकेंट होल्डिंग कहा जाएगा। वेल, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो है आपका संथाल परगना सेटलमेंट एक्ट 1872 के तहत अगर किसी गांव को जो आपका गांव का स्टेटस से बाहर कर दिया गया है, ठीक है, तो फिर जो है आप एक तरह से वहां पे ग्रेजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज, रिजर्व फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट, अगर मानते हैं कि किसी जमीन को जो आपका फॉरेस्ट ग्रोथ के लिए छोड़ दिया गया है, अगर आप वहां पे जाकर मवेशियों को चराएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा आपका, ठीक है, वो जो है आपका डैमेज होता जाएगा, डैमेज होता जाएगा, कहने मतलब वो डेजर्टिफिकेशन की ओर जो है एक तरह से ये हो चला जाएगा, राइट, ये चीज है। सेट अपार्ट अंडर सेक्शन 34, अगर सेक्शन 34 के अंतर्गत जो है क्या कर दिया जाए आपका, ये जो है उसके अंतर्गत अगर उसको जो है हटा दिया गया हो, ठीक है, यानी जो है आपका धारा 34 के तहत निर्धारित ना हो, यानी जो है आपका ग्रेजिंग लैंड, यानी जो है आपका सेक्शन 34 में कहता है कि भाई आप किसी एरिया को जो है आपका ग्रेजिंग लैंड के रूप में जो है छोड़ सकते हैं। अगर मानते हैं कि किसी जमीन को ग्रेजिंग लैंड के रूप में अगर रखा ही ना गया हो, तो वहां पे आप चरा सकते हैं क्या अपने मवेशियों को, नहीं चरा सकते, वही चीज कहता है आपका ये। तो जो भी रैयत है उनको जो है आपका अपने मवेशी चराने का अधिकार है, लेकिन कुछ ऐसी ज़मीनें होती है जहाँ पर नहीं चरा सकते, जिसको जो जैसे गांव से अगर अलग कर दिया गया है, तो इसके अलावा जो है आपका मानते हैं कि उसको फॉरेस्ट ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए रखा गया है, तो और जो है अगर मानते हैं सेक्शन 34 के अंतर्गत उसको अगर मान लेते हैं अलग कर दिया गया है तो, या निर्धारित न किया गया है तो। सेक्शन 38 याद रख सकते हैं इसके साथ, ग्रेजिंग लैंड और गोचर recorded as village grazing land cannot be used for anything other than grazing. If the recorded grazing land is less than 5% of the total village area, the village headman or मुंडरैयत must set aside a portion of village wasteland for grazing. तो अगर गांव की जो प्रति भूमि है उसको जो आपका क्या किया जा सकता है, उसको ग्रेजिंग लैंड में मतलब उसको रखा जा सकता है, ठीक है। हाँ सर, अगर ग्रेजिंग लैंड में ऑलरेडी डिमार्केट किया गया है, लेकिन अगर कोई चारवाहा अगर मेरा प्राइवेट लैंड पे अगर ग्रेजिंग कर रहा है तो इस पे लिटिगेशन बनेगा। प्राइवेट लैंड पर पहली बात कि उसको अधिकार ही नहीं है, क्योंकि अब देखिए सेक्शन 34 में ये है कि भाई अगर कोई जमीन है तो उसको ग्रेजिंग लैंड के रूप में जो है छोड़ा जा सकता है। मान लेते हैं
अगर उसको छोड़ा ही नहीं गया है तो फिर उसमें कैसे किसी का चरा दीजिएगा? इनका कहना है कि मेरा जमीन है, कोई अपना नहीं, आपका जमीन है, आपके जमीन पर उसको चराने का अधिकार नहीं है, ठीक है। वो ये सेक्शन 37 कहता है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेजिंग लैंड के लिए छोड़ा गया जमीन पर ही ग्रेजिंग कर सकते हैं और ग्रेजिंग लैंड पे अदर किसी एक्टिविटीज को आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। गाँव में वो स्कूल ऑफ थॉट डेवलप होता है ना कि किसी का फसल को नुकसान पहुंचाए। अब देखिए, अगर फसल का नुकसान पहुंचाने के अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव से, आप किसी के खेत में हिला दिए अपने जो है गाय बैल को, हिलाना समझ रहे हैं ना, छोड़ देना, तो फिर अलग बात है। तो फिर उसके लिए अलग से जो है गांव में क्या होता है ना कि मतलब बड़े बड़े बांस के पेड़ होते हैं, ठीक है, उसको काट के सूखा सूखा के रखा हुआ रहता है, समझ गए, ठीक है। तो फिर जो है वो बांस के डंडे लेकर के जो है आपका सब दौड़ाते हैं उसको। जो आप कह रहे हैं वो भी कानून अपने हाथ में लेना ही हो गया कि अगर किसी का बात नहीं, अगर किसी का खेत में ऑलरेडी जो है आपका फसल लगा हुआ है और अपने गाय बैल जो है सीधे जो है ये कर दिए, तो वो भी कानून अपने हाथ में ही लेना हो गया, क्योंकि आपको किसी के खेती वाली जमीन पर जो है अपने मवेशियों को चराने का अधिकार नहीं है। डीसी का यहाँ कोई रोल नहीं है, ठीक है। नहीं तो अब वही चीज हम आपको, ठीक है, अब बकरी चरा दिए या ये कर दिए तो फिर वो लड़ाई झगड़ा ही होगा, समझ गए। तो बात ऐसा है कि जो एरिया ग्रेजिंग लैंड के लिए, ठीक है, आइडेंटिफाई किया गया, उसी एरिया पर आपको चराने का अधिकार है, ठीक है। अगर उसके अलावा कोई अगर जमीन पर अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर जो है कहीं ना कहीं आप CNT-SPT एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, समझ गए। और इसके लिए जो है आपका भाई लैंडलॉर्ड है, मूल रैयत है, या फिर जो विलेज हेडमैन है, वो गांव के किसी एरिया को बोल दिया कि भैया ये हमारे जो मवेशियों को चराने के लिए होगा, ठीक है, उस एरिया में जाकर चराइए आप आराम से। अब किसी का खेते में हिला दीजिएगा तो फिर दिक्कत है ना। हाँ, डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि गांव, रिकॉग्नाइज्ड विलेज की हम बात कर रहे हैं। अभी हो सकता है ना भी हो, लेकिन पहले उस समय जब एक तरह से था, उस समय इस तरह का प्रोविजन था। क्यों अब ऐसा था ये भी समझिए, क्योंकि यहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ये जो आपका मेनली क्या आपका एक तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, दूसरी चीज़ है कि जो आपका जो एनिमल हस्बेंड्री है, मतलब पशुपालन वगैरह भी करते थे, तो अपने पशुओं को चराने के लिए जगह चाहिए ना, ठीक है। अब जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट वगैरह है वहाँ पे ले जाकर नहीं चरा सकते, तो स्पेशली क्या कर दिया गया आपका जो है आपका ग्रेजिंग लैंड का प्रोविजन कर दिया गया। छोटा नागपुर भी एग्रीकल्चरल प्रधान ही है, यहाँ भी एग्रीकल्चर ग्रेजिंग लैंड का यहाँ पे कोई वैसा प्रोविजन किसी भी सेक्शन में नहीं किया गया है, नहीं, यहाँ पे वैसा नहीं है, ठीक है, बात नहीं। आ जाइए सेक्शन 41 क्या कहता है। नो वैकेंट लैंड और वेस्ट लैंड इन अ पहाड़िया विलेज विद इन द दामिन एको गवर्नमेंट स्टेट कैन बी सेटल विद समवन हु इज नॉट पहाड़िया। अ पहाड़िया विलेज इज अ विलेज दैट हैज बीन ऑफिशियली रिकॉर्डेड, रिकॉग्नाइज्ड और डिक्लेयर्ड एज सच बाय द कमिश्नर। यानी यहाँ पे सिंपल सा ध्यान रख लेना है कि अगर पहाड़िया जो अगर ये है जमीन है तो किसी गैर पहाड़िया को आपका जो है सेटलमेंट नहीं किया जा सकता है। एक लाइन में याद रखना है, यही कहता है आपका सेक्शन 41, और ये एग्जाम में आ चुका है तो इसलिए इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। यानी जो है आपका पहाड़िया गांव में किसी गैर पहाड़िया व्यक्ति को जो है आपका जमीन नहीं दिया जा सकता है। अगर पहाड़िया है तो पहाड़िया को ही दिया जाएगा। और ये पहाड़िया का जस्ट केस में वो कैटेगराइजेशन में वो भी आते हैं, कुमार भाग वगैरह जो भी, ठीक है। हाँ, वो सारे के सारे जो पहाड़िया है, ठीक है, जो पहाड़िया कम्युनिटी, क्योंकि बाद में ना वो डिवीजन हुआ कि ये सौरिया पहाड़िया, वो माल पहाड़िया, ऐसे करके, लेकिन जो पहाड़िया है वो पहाड़िया गांव के रूप में रिकॉर्डेड होगा, ठीक है। जैसे हाँ, अब है हो सकता है कि पहाड़िया गांव में नॉन पहाड़िया भी रह सकते हैं, अगर होंगे अभी, लेकिन पहाड़िया गांव में अगर कोई अगर मान लेते हैं कि वेस्ट लैंड है, वैकेंट होल्डिंग है, उसका सेटलमेंट करना है तो किसी पहाड़िया को ही कर सकते हैं, किसी नॉन पहाड़िया को नहीं कर सकते, और कल्टीवेबल लैंड को भी सिर्फ पहाड़िया तो पहाड़िया ही होगा। हाँ, ठीक है। सेक्शन 42 कहता है द डिप्यूटी कमिश्नर कैन ऑर्डर द इजेक्टमेंट of any person who has illegally occupied, reclaimed or acquired agricultural land in violation of the provisions of this act or any other law in the Santhal Prana. The deputy commissioner may issue this order either on his own or after an application is made to him.
यानी जो है अगर सेक्शन 42 के तहत मान लेते हैं कि सिंपल सा याद रख लीजिएगा, इसमें जो आपका इजेक्टमेंट का प्रोविज़न है कि अगर मान लेते हैं सेक्शन 20 या ऐसे कोई भी सेक्शंस जहां पर लैंड ट्रांसफ़र का प्रोविज़न है, अगर उसको फॉलो न किया गया हो, यानी वो कंसिडर किया जाएगा कि जो है आपका इसमें जो कानून का उल्लंघन किया गया है ना, और उस आधार पर जो है डीसी के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं आपका, ठीक है, जो है उसको इजेक्टमेंट कर सकते हैं। और लेकिन उसके लिए क्या है आपका एप्लीकेशन दिया जा सकता है, या विदाउट एप्लीकेशन भी अगर उसको पता चलता है तो वो जो है आपका वो एक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि सेक्शन 14 का अगर किसी ने वायलेशन किया हुआ है तो उसमें हमने बात किया था कि 2 साल के भीतर जो है एप्लीकेशन देना होगा, बताया था ना, 2 साल के भीतर जो है आपका एप्लीकेशन देना होगा। लेकिन यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग अगर मान लेते हैं किसी को इजेक्टमेंट करना हो तो उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। वो 1 साल क्या 200 साल पहले भी अगर उसने किसी कानून का अगर उल्लंघन किया हुआ है, ठीक है, तो उसको जो आपका एविक्ट किया जा सकता है उसके टेनेंसी से, ठीक है। ये मैं नहीं बोलता हूं बल्कि सेक्शन 64 कहता है, ये कहता है कि देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 42 ऑफ द एक्ट, दिस कैन बी फाइल्ड एट एनी टाइम, कभी भी, है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि हमने जो है एसपीटी एक्ट में देखा था, है ना, तो उसके लिए टाइम एक तरह से दिया गया है कि कितने दिनों के भीतर आपको जो है एप्लीकेशन ये फाइल करनी है, ठीक है, हाँ सीएनटी में। यहाँ पर वैसा इसमें जो है अगर मानते हैं उसको ज़मीन से बेदखल करना है तो उसके लिए कोई टाइम एक तरह से नहीं दिया हुआ है। सर बट ऐसा भी तो हो सकता है कि अचानक स्टेट गवर्नमेंट एक लॉ ला देता है कि अभी अमेंडमेंट कर दे अलग बात है, लेकिन अभी तो वैसा कुछ नहीं है ना। अमेंडमेंट करने का तो मानते कल को बोल दे कि नहीं एसपीटी एक्ट जो है हम पूरी तरह से क्या करते हैं आपका ख़त्म कर देते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। जो भविष्य में क्या होगा उस चीज़ को छोड़ दीजिए, अभी जो प्रेजेंट में जो लागू है उसी पे बात करनी है, ठीक है। और देखिए उनको नींद आ रही है, यहाँ देश टूट रहा है, बताइए। लैंड ट्रांसफर हो रहा है। इसके बाद आ जाइए रेंट प्रोविजन जो है आपका, ठीक है। इसमें सबसे पहले आते हैं सेक्शन 43। सेक्शन 43 सिंपल सा कहता है कि कोई भी लैंडलॉर्ड, कोई भी मूल रैयत या कोई भी जो है आपका विलेज हेडमैन रैयत से काइंड के फॉर्म में रेंट का डिमांड नहीं कर सकता। एक ही लाइन में याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब ये काइंड के फॉर्म में रेंट का डिमांड नहीं कर सकता, तो काइंड के फॉर्म में क्या क्या चीजें हैं जिसको अब इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं, ये क्या बोला जाता है, भावली, बटाई, कृषनी, दानाबंदी, यानी ऑल फॉर्म्स ऑफ रेंट इन क्रॉप्स आर नॉट अलाउड। जैसे बटाई का मतलब समझते हैं, जैसे हिस्सेदारी में जो एक तरह से ये करते हैं, अपनी जमीन जो है किसी और को हमने दे दिया, वो खेती बाड़ी कर रहा है और उसका जो है एक हिस्सा हमें मिल रहा है, तो ये चीज़ें जो है संथाल प्रणाम में अब वैलिड नहीं है। ये अलग बात है, ये कानूनी रूप से, बाकी प्रैक्टिकली हो सकता है कुछ और हो रहा होगा, उसके बारे में हमें नहीं पता, बट ये ध्यान रख लीजिएगा। तो कहता है कि नो लैंडलॉर्ड, विलेज हेडमैन और मूल रैयत कैन डिमांड रेंट इन काइंड लाइक अ शेयर ऑफ क्रॉप फ्रॉम अ रैयत वेदर बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बिफोर और आफ्टर दिस एक्ट स्टार्टेड। चाहे जो है इस कानून के लागू होने से पहले या बाद में जो है किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हुआ हो, ठीक है। टर्म्स लाइक भावली, बटाई, कृषनी, दानाबंदी, ऑल फॉर्म्स ऑफ रेंट इन क्रॉप आर नॉट अलाउड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, मतलब ये भी जो है कुछ ना कुछ शेयर जैसा ही होता होगा, है ना, अरे कुछ होता होगा, शेयर जैसा ही होता होगा। मुझे नहीं पता कि जो है कुछ ऐसे टर्म्स हैं जहाँ पे थोड़े से ये हो सकते हैं, हाँ। कोर्ट्स यानी सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू विल नॉट रिकॉग्नाइज और इन्फोर्स एनी डिमांड फॉर काइंड रेंट इन काइंड, यानी कोई भी कोर्ट जो है आपका ये नहीं कह सकती है कि भैया जो है आप जो है एक तरह से काइंड के फॉर्म में रेंट देना ही होगा, सो ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन है, इफ द डिप्यूटी कमिश्नर डायरेक्ट्स दैट अ डिक्री होल्डर यानी हु टुक पोजीशन ऑफ अ होल्डिंग टू सेटिस्फाई अ डेट मस्ट रिटर्न द लैंड फॉर कल्टीवेशन टू द एविक्टेड रैयत ऑन और हिज हेयर्स, यानी जो है अगर मान लेते हैं उपायुक्त जो है क्या कर दे, आदेश देते हैं कि कर्ज वसूली के लिए कब्जे में ली गई भूमि फिर से रैयत या उसके वारिस को खेती के लिए दे दी जाए, तो क्या होगा, देन द डिक्री होल्डर कैन टेक अप टू हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, यानी एक शेयर के रूप में जो है आपका जो उत्पाद है उसका आधा एक तरह से ले सकता है, ठीक है, आधा ले सकता है। लेकिन इसके बिना किसी भी तरीके से काइंड के फॉर्म में रेंट नहीं लिया जा सकता, ये कहता है सेक्शन 43 ऑफ एसपीटी एक्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए 43A क्या कहता है, ये कहता है कि भैया लगान का भुगतान आप कब करेंगे।
तो सिंपली ध्यान रखिए लगान का भुगतान जो है आपका, ठीक है, ड्यू डेट जो है उसके सनसेट होने से पहले कर देंगे। अगर मानते हैं सनसेट होने से पहले अगर आपने नहीं किया है तो उस एग्रीकल्चर ईयर के लास्ट में उसको क्या कंसिडर कर लिया जाएगा, एरियर्स कंसिडर कर लिया जाएगा, यानी जो आपका उसको बकाया कंसिडर कर लिया जाएगा। ध्यान रखेंगे, कहता है कि रेंट मस्ट बी पेड इन 4 इक्वल पार्ट्स एवरी ईयर, ईच पार्ट यानी इंस्टॉलमेंट इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ द एग्रीकल्चरल ईयर, यानी हर किस्त खेती वर्ष के प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन एक तरह मानी जाएगी। टेनेंट और देयर मॉर्गेज मस्ट पे द इंस्टॉलमेंट बिफोर सनसेट ऑन द ड्यू डेट, यानी जिस दिन एक तरह से लगान देना है उसके सनसेट होने से पहले पे कर देना है। इफ द रेंट इज नॉट पेड ऑन टाइम इट विल बी कंसिडर्ड एन एरियर्स, यानी आउटस्टैंडिंग पेमेंट, यानी इसको जो है एक तरह से बकाया मान लिया जाएगा। ठीक है, अपवाद है, इफ रेंट इज पेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट इट विल बिकम एन एरियर ओनली आफ्टर द एग्रीकल्चर ईयर एंड्स, नॉट इमीडिएटली आफ्टर मिसिंग एन इंस्टॉलमेंट। यानी अगर मान लेते हैं कि लगान जो है, मान लेते हैं कि अभी 31 मार्च को पे करना है, 31 को हमने नहीं पे किया, तो ऐसा नहीं कि उसी दिन जो है उसको एरियर कंसिडर कर लिया जाएगा। जो एग्रीकल्चर ईयर का लास्ट होगा, जैसे मानते हैं स्टेट गवर्नमेंट है तो 31 मार्च ही लास्ट एग्रीकल्चर ईयर का डेट माना जाएगा, तो इसको अलग ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो आपका ये लेते हैं 31 दिसंबर, है ना, फिर जनवरी फरवरी मार्च, फिर मार्च में पूरा पे करना होता है। 31 दिसंबर को अगर ड्यू डेट है, अगर उस दिन पे नहीं किया तो क्या उसी दिन एरियर कंसिडर किया जाएगा? नहीं, उस एग्रीकल्चर ईयर के खत्म होने के बाद जो है उसको एरियर कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, जैसे हमने सीएनटी में पढ़ा था कि 6.25% का जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, लेकिन अगर नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर में अगर हमने पेमेंट क्लियर कर दिया तो आपका जो है मैक्सिमम यानी अप टू 3% का ही इंटरेस्ट रेट लगेगा। यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रोविजन एक तरह से आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मानते हैं लगान बकाया है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो 10 सालों के भीतर जो है आपका क्या करे, एप्लीकेशन दे करके जो है आपका रेंट वसूल सकता है, मतलब जो एरियर है वो बकाया वसूला जा सकता है। 10 साल यहाँ समय दिया गया है, ठीक है। खैर, सेक्शन 45 कहता है एनी रैयत कैन पे द रेंट टू द जमींदार और द मूल रैयत बाय पोस्ट और मनी ऑर्डर, ये सेक्शन 45 कहता है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि जो है अगर मानते हैं लगान देना हो तो आप किस तरीके से दे सकते हैं, तो आप जो है एक तरह से बाय पोस्ट दे सकते हैं या फिर मनी ऑर्डर के थ्रू दे सकते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा माल कचहरी जैसा प्रोविजन नहीं है? आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सेक्शन 43 सीधे सीधे कहता है कि आप जो है काइंड के फॉर्म में अब रेंट आप पे नहीं करेंगे और नहीं लैंडलॉर्ड आपसे डिमांड कर सकता है। हाँ, मान लीजिए मनी ऑर्डर किया, लेट हो गया तो सनसेट तो टैक्स, तो फिर क्या है ना कि वो लास्ट एग्रीकल्चर ईयर के लास्ट में ना उसको एरियर कंसिडर किया जाएगा। वो तो दे दिया था लेकिन उस पे लेट हो गया तो उसमें ये रहेगा ना मेंशन कि कब इसको पे किया गया है। हाँ, तो वही पीरियड मतलब सनसेट से बाद में हुआ, मतलब अब जैसे मान लेते हैं कि उसमें जो है जब आपने जहां से भेजा वहां पे डेट तो मेंशन रहेगा ना भाई कि कब आपने भेजा है। अब आने में लेट हो गया उसमें उसकी थोड़ी गलती है। हाँ वही चीज। हाँ, तो यहाँ हाँ, सर क्या रेंट जो है विलेज हेडमैन को दिया जा सकता है? अगर वो लैंडलॉर्ड है तो बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन अब ये जो जमींदारी सिस्टम है वो खत्म कर दिया गया है, खत्म है ना। तो जब जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिएगा तो पूरा का पूरा लैंडलॉर्ड कौन है आपका? स्टेट गवर्नमेंट है। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पैसे जमा होते हैं और अब तो ये मनी ऑर्डर और जो है ये सब नहीं है, अब सीधे ऑनलाइन जो है आपका ये पेमेंट होता है। ऑनलाइन विलेज हेडमैन तो अभी भी तो होल्डिंग टैक्स वगैरह में तो विलेज हेडमैन एक पोस्ट हाँ बिल्कुल है, लेकिन अब वो जमींदार नहीं ना है। मूल रैयत में तो उसको मिलते हैं। सिंपल सा बात है कि जमींदारी सिस्टम अब एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। जब जमींदारी सिस्टम नहीं है तो वहां पे विलेज हेडमैन रहे, मूल रैयत रहे, चाहे कोई भी रहे, ठीक है, वो अब जमींदार नहीं है, बल्कि जो आपका जमींदार कौन है? आपका स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। सीधे इतना ही याद रखना है, क्योंकि जब एक तरह से सीएनटी आया या एसपीटी आया उस समय जमींदारी सिस्टम था। कब जमींदारी सिस्टम का अबोलिशन हुआ? 1950 में बिहार वाला, ठीक है। तो जब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया। जो जमींदार थे वो जमींदार नहीं बल्कि जो है आपका क्या हो गया, वो नॉर्मल ये हो गए, ठीक है। तो इसीलिए जो है अब न तो एक तरह से विलेज हेडमैन को दिया जाता है और नहीं कुछ ये नहीं, ठीक है। अब सीधे जो आपका स्टेट गवर्नमेंट को ही ये रेंट मिलता है, ठीक है। और सर ये एरियर्स तभी कंसीडर होगा एग्रीकल्चर ईयर के लास्ट में? हाँ, हाँ। बट यहाँ तो वो उसमें मेंशन था ना कि
ऑन मस्ट पे ऑन द लास्ट डे, और वहाँ पे बिल्कुल है। वही थी। तो उस समय जब एक तरह से लैंडलॉर्ड एक तरह से होते थे, यानी जमींदारी सिस्टम होता था, उस समय था कि जो ड्यू डेट है उसी दिन अगर पे कर देते तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको एरियर कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन उसके नीचे एक पॉइंट और आप देखेंगे कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर लैंडलॉर्ड है, ठीक है, तो जो है आपका रेंट कब जो है ड्यू माना जाएगा, यानी एरियर्स कब कंसिडर किया जाएगा, तो एग्रीकल्चर ईयर के एंड होने के बाद, नॉट इमीडिएटली। अच्छा, मतलब ambiguous है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखिए ना लास्ट में जो है आपका यहाँ पे क्या है कि इफ रेंट इज पेएबल टू द स्टेट गवर्नमेंट इट विल बिकम एन एरियर ओनली आफ्टर द एग्रीकल्चर ईयर एंड्स, नॉट इमीडिएटली आफ्टर मिसिंग एन इंस्टॉलमेंट। यानी जो है अगर मानते हैं इंस्टॉलमेंट अगर मिस भी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लेते हैं कि हाँ, तो जो है वो तब माना जाएगा जब एक तरह से एग्रीकल्चर ईयर खत्म हो जाए। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कितने दिनों के भीतर जो है आपका जो एरियर्स है उसको जो है रिकवरी कर सकती है, तो उसके पास 10 साल का समय होता है। 10 सालों के भीतर वो कभी भी जो है एक तरह से आपसे बकाया वसूल सकती है। आगे हम लिमिटेशन में इसके बारे में बात करेंगे। और सर, बकाया वसूलने के दौरान कोई स्पेसिफिक उस पे इंटरेस्ट ले सकते हैं या फिर वो अपने डिस्क्रिप्शन? इंटरेस्ट का ऐसा कुछ ये यहाँ पे नहीं है, गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे इंटरेस्ट का जिक्र ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ रेंट ऑफ ईच रैयत बाय विलेज हेडमैन, मूल रैयत और लैंडलॉर्ड। अगर मानते ही ये लैंडलॉर्ड है, ठीक है, तो अब इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो रैयत रेंट पे कर रहे हैं, क्योंकि जमाबंदी होता है ना, जमाबंदी में पूरा रिकॉर्ड रहता है आपका वो सारे के सारे टेनेंट का जिनको उन्होंने जमीन एक तरह से दिया हुआ है। ठीक है, यानी एक तरह का समझिए कि एक रजिस्टर्ड है, लैंड रजिस्टर्ड है किसके पास आपका, ठीक है, मूल रैयत के पास, या फिर जो है आपका लैंडलॉर्ड के पास, या फिर विलेज हेडमैन के पास। ठीक है, इसलिए आपको याद होगा ना, हमने बात किया था कि जिस दिन जो है एक तरह से मान लेते हैं कि किसी को विलेज हेडमैन अपॉइंट किया जाता है, उसके 3 महीने के भीतर उसको जमाबंदी देना जरूरी है, खेवट खतियान देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो रिकॉर्ड रहेगा, तब ना पता चला कि किसको कितना रेंट देना है। सिंपल सा बात है, जब तक से वो लैंड रजिस्टर्ड एक तरह से उसके पास में है, कैसे पता चला कि किसको कितना जमीन दिया गया और कितना रेंट उससे लेना है। इसलिए सारा चीज उनके पास जो है आपका जमा रहता है। अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, उसको पूरा का पूरा मेंटेन करना पड़ेगा रिकॉर्ड। जैसे मान लेते हैं कि आप जो है यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो पढ़ने के कारण जो है आप क्या कर रहे हैं, आपको पैसा देना पड़ता है। तो जरूरी नहीं कि आप एक ही बार में पेमेंट क्लियर कर दें। हो सकता है कि कभी जो है आप 10,000 दे दें, कभी 15,000 दे दें, कभी 20,000 दे दें, या कभी हो सकता है एक ही बार में 1 लाख रुपए दे दें। ठीक है, अब मान लेते हैं कि किसी का अगर ड्यूज है तो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कोई ना कोई तो है यहाँ पे, है ना। ऐसा तो नहीं कि मैं रिकॉर्ड रखूंगा, मैं ऑथराइज नहीं हूं। रिकॉर्ड रखने के लिए कोई है, वो रिकॉर्ड रख रहे हैं कि कितना पेमेंट दिया गया है, कब पेमेंट दिया गया है, कितना ड्यू अमाउंट है। अगर मान लेते हैं कि एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया गया है तो वो भी एक तरह से ये रखा जाएगा कि भाई अगर मानते हैं 50,000 फी था बट इन्होंने 60,000 दे दिया है, तो 10,000 क्या आपका एक तरह से एक्स्ट्रा अमाउंट इन्होंने पे करके रखा हुआ है। नहीं, आप वो अपना देख लीजिए, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। नहीं, जैसे कि जो भी पट्टा और अमलनामा होता है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ होता है किसी रैयत का, ठीक है, और इवन टैक्स कलेक्शन का भी रिस्पांसिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है। हेडमैन का एग्जैक्टली काम क्या है? हेडमैन का एग्जैक्टली आज के समय में वैसा कोई काम नहीं है, मतलब नाम ठीक है, बस वो नाम का है। और विलेज हेडमैन बेसिकली क्या है कि आपका अब जो है जो एक गांव है ना, गांव का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को संभालने का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर जो है मांझी है, तो मांझी का काम केवल क्या है आपका आंतों को मैनेज करने का काम है, आंतों यानी गांव। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई जो आपका देश मांझी है या फिर मोड़े मांझी है, तो वो देश लेवल पे काम करता है, यानी जो कई सारे विलेजेस से बना हुआ जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उसको जो है मैनेज करने का काम करता है। तो हाँ, उसका ये काम नहीं कि वो रेंट कलेक्ट करेगा, वो रेंट कलेक्ट सब ये सब जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया। मतलब जो जमींदार पहले से थे वो खत्म हो चुके हैं। बेसिकली वो रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस जैसे कि वो जाएंगे तो इनको नहीं, तो अब जो है रिकॉर्ड मेंटेनेंस कौन रखेगा? स्टेट गवर्नमेंट रखेगी, और स्टेट गवर्नमेंट वो सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करके जो आपका एसडीओ ऑफिस में रखती है। ठीक है, एसडीओ ऑफिस में उनको सारा का सारा जो एक तरह से हिसाब किताब रखना होता है। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे हम उसके बारे में। तो कहता है कि जो है आपका यही वाला है ना, हाँ, इन अ प्रधानी और मूल रैयत विलेज द विलेज हेडमैन और मूल रैयत एंड इन अ खास विलेज द लैंडलॉर्ड मस्ट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ फॉर ईच रैयत। ठीक है, प्रधानी या मूल रैयती विलेज का मतलब क्या हो गया, वहां पे जो है आपका हेरिडिटरी सिस्टम एक तरह से चलता है। लेकिन खास विलेज में क्या है कि गांव के जो हेड होते हैं उसको अपॉइंट किया जाता है बाय द डिप्यूटी कमिश्नर।
तो उसके लिए क्या है आपका, वहां पे अगर मानते हैं खास विलेज है तो लैंडलॉर्ड जो होगा, ठीक है, वो तो परमानेंट ही रहता है बेसिकली, ठीक है। लैंडलॉर्ड मरा तो फिर जो उसका बेटा फिर लैंडलॉर्ड बनेगा। तो इस तरह से क्या है कि उनको रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ठीक है। और वो स्टाइपेंड है वो दोनों का दिया जाता है, विलेज हेड में और खास विलेज हेड में स्टाइपेंड प्रधान को स्टाइपेंड दिया जाता है ग्राम स्टाइपेंड का तो कहीं हमने ऐसा देखा नहीं है। हाँ, स्टाइपेंड जो है कहीं हमने देखा नहीं वैसा। अरे वो अलग चीज है। स्टेट गवर्नमेंट जो है ना आपका 2000 नहीं बल्कि 3000 का एक तरह से बात की है कि, सुन लीजिए, तो अब जो है स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ट्रेडिशनल विलेज हेडमैन को जो है आपका बेसिकली मंथली एक तरह फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए वो प्रोविजन की है 3000 का। इवन जो है साइकिल देने का भी बात हुआ था कि उनको जो है साइकिल भी दिया जाएगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर कहीं ऐसा हमने स्टाइपेंड वगैरह का कहीं एक तरह से देखा नहीं है। मे भी आपने कहीं पढ़ा हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, दिस रिकॉर्ड मस्ट शो रेंट ड्यू, पेमेंट मेड बाय द रैयर ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर ईयर, हाउ पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट, एनी अनपेड बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, इंटरेस्ट इफ एनी क्लेम्ड ऑन अनपेड अमाउंट, ठीक है। द अकाउंट मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी जो आपका एसपीटी एक्ट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। तो ये जो आपका किसका काम है, ये काम है आपका जो है लैंडलॉर्ड का, विलेज हेडमैन का, और जो आपका जो एक तरह से कह सकते हैं किसका, मूल रैयत का, ठीक है। ये ध्यान रख लेनी है। सेक्शन 47 कहता है कि अगर मानते हैं कि रैयत ने रेंट पे किया है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिलेगा, रसीद मिलेगा, रिसिप्ट मिलेगा, ध्यान रखेंगे। तो आफ्टर रेंट पेड बाय द रैयत और द इंटरेस्ट देयर ऑफ, ही शैल ऑब्टेन अ रिसिप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड और द पेई ऑफ द रेंट, यानी जिसने जो है एक तरह से लगान दिया है, ठीक है, या खुद जो है एक तरह से रैयत को मिलेगा। हाँ, क्या चीज 2 मंथ का प्रोविजन है? जैसे क्या है कि अगर मान लेते हैं कि जैसे आप एक तरह से ये किए, कहना मतलब क्या बोलते हैं आपका, लगान अगर दिए तो रिसिप्ट मिलेगा ना, ठीक है। तो उसके लिए है जो है आपका 2 महीने के भीतर आपको जो है उसका कॉपी एक तरह से ये करना होता है, देना होता है। तो वो उतना याद रखने की जरूरत नहीं, केवल अभी इतना याद रख लें कौन कौन सेक्शन में क्या क्या प्रोविजन है ना। सेक्शन 48 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर फॉर्म्स ऑफ रिसिप्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो बेसिकली जितना भी भूमि से जुड़ा हुआ लेख या रसीद होगा उसका ब्यौरा तैयार करके राज्य सरकार कहाँ पे, अनुमंडल में रखेगी, यानी जो आपका सब डिवीजन में रखेगी, और सब डिवीजन में यानी सब डिवीजन ऑफिसर के पास उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। तो ये याद रखेंगे। सेक्शन 47 और 48 जो आपका एक दूसरे से ही कनेक्टेड है। आ जाइए सीधे 50, ये कहता है रिडक्शन ऑफ रेंट फॉर स्पेशल रीजन। सीएनटी में भी हमने देखा था कि जो है आपका अगर मानते हैं कि लगान में कमी करना हो तो जो है आपका ना तो लैंडलॉर्ड अपनी मर्जी से कर सकता है और नहीं जो है आपका रैयत अपनी मर्जी से कम दे सकता है, ठीक है। रिडक्शन तभी होगा या इनहेंसमेंट तभी होगा जब जो है आपका डीसी ऑर्डर देंगे, और डीसी ऑर्डर किस बेसिस पर देंगे, जब उनको एक एप्लीकेशन मिलेगा। रिडक्शन करना हो तो आपका जो है रैयत देगा, और अगर इनहेंसमेंट करना हो तो कौन देगा, आपका लैंडलॉर्ड देगा, है ना। तो यहां पर भी वैसा ही है कि रेंट रिडक्शन किन किन केसेस पर हो सकता है। इवन इफ अदर लॉ सेज अदरवाइज, द डिप्यूटी कमिश्नर विद स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द रेंट ऑफ रिकॉर्डेड रैयत लैंड अंडर सर्टेन कंडीशन। वो कंडीशन क्या है, ठीक है। व्हेन कैन रेंट बी रिड्यूस, तो पहला सॉइल डैमेज, अगर मानते हैं कि जमीन जो है क्या हो जाए, आपका खराब हो जाए, ठीक है। तो लाइक एक तरह से जो उसमें फसल उत्पादन हो रहा था वो क्या होगा, आपका कम होना शुरू होगा। तो कम होना शुरू होगा तो क्या जितना पहले रेंट दिया जा रहा था वो अभी भी देना जो है आपका जरूरी है, नहीं, वो कम किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात आता है कि सॉइल डैमेज कब कंसिडर किया जाएगा, तो ध्यान रख लीजिएगा, जब एक तरह से उसमें क्या है कि ये डीसी डिसाइड करेंगे कि सॉइल डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसमें क्या है, आपका 7 ईयर्स का टाइम पीरियड दिया गया है कि 7 सालों तक देखा जाएगा आपका कि जो है आपका वो सॉइल डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। 7 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है। तो इफ द लैंड बिकम परमानेंटली बैड, यानी 7 साल तक देखा जाएगा, परमानेंटली बैड, एग्जाम्पल कवर्ड विद सैंड, सबमर्ज्ड एक्सेट्रा विदाउट द रैयत फॉल्ट। ने रैयत के बिना गलती से बाढ़ आया, पूरा जो है एक तरह से बालू जमा हो गया, रैयत की तो कोई गलती नहीं है। तो अब ये बात, अब क्या ये रैयत डिसाइड करेगा कि ये परमानेंटली जो है आपका डैमेज हो गया है, नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, डीसी डिसाइड करेगा। हाँ,
अगर जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भेंट चढ़ गया और किसी के अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अगर भेंट चढ़ गया, ठीक है, तो उसके लिए बात नहीं, उसके लिए लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 बना हुआ है, ठीक है। उसके तहत क्या होगा, पहले जो है आपका, ठीक है, अगर जिसका जिसका जमीन जा रहा है, ठीक है, तो पहले उस प्रोजेक्ट के लिए लैंड एरिया जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा कि हाँ इस एरिया को हम क्या करेंगे, आपका एक्विजिशन करेंगे। एक्विजिशन करने के बाद जो है क्या किया जाएगा, आपका पहले जो है आपका एक जो है ड्राफ्ट जो है पब्लिश किया जाएगा। विद इन 15 डेज में जो है आपका ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे। ऑब्जेक्शन लेने के बाद फिर जो गांव वालों के साथ बैठ के सलाह मशवरा किया जाएगा। उसके बाद जो है आपका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाएगा, यानी उसके जो है आपका उस एरिया के लिए कि भैया इसके कारण से कौन कौन सी चीज़ नुकसान हो रही है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होने के बाद फिर जो उसका फाइनल ड्राफ्ट बनेगा, उसके बाद फिर जो है क्या होगा, आरएनआर बेनिफिट स्कीम बनेगा, है ना। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब यहाँ पे उसका सवाल ही नहीं आता कि जो है अगर किसी का जो है किसी प्रोजेक्ट के तहत अगर जमीन भेंट चढ़ जाए तो क्या होगा, उसके लिए अलग से बना हुआ है। जैसे मफांजर डैम में जिस भी विलेजर का हुआ तो उसको जहाँ पे उसका जमीन को रजिस्ट्री करेंगे, उसका न्यू रैयत के तौर पर रजिस्टर करेंगे कि आप डिस्प्लेस्ड हैं उस तौर पर। अब आपको बताते हैं, अगर मान लेते हैं किसी को रिहैबिलिट किया जाता है कहीं पर, है ना, यानी रीसेटलमेंट किया जाता है, तो उसके लिए क्या है कि जो जमीन की रजिस्ट्री होती है, ठीक है, वो समझ लीजिए कि जो है आपका वो पुराने रैयत के तौर पर रजिस्ट्री होती है। क्योंकि कल को अगर डोमिसाइल का सवाल आएगा कि जो आपका कौन यहाँ का डोमिसाइल है, तो उस बेसिस पर कोई ये नहीं कह सकता कि इसको जो है न्यू रैयती राइट्स मिला हुआ है। सो ये पहले से जो आपका क्या है सेटल्ड रैयत है और उसको उस आधार पर जो है आपका डोमिसाइल के अधिकार भी मिलेंगे, ठीक है। और सिर्फ एक को नहीं बल्कि उसके हस्बैंड वाइफ दोनों को, क्योंकि जो है आपका जो कॉम्पनसेशन मिलता है या फिर जो आपका जो जमीन मिलता है या घर मिलता है वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के नाम से रजिस्ट्री होती है। भले पहले से जमीन जो था वो भले आपके नाम से रजिस्ट्री था, लेकिन जो न्यू सेटलमेंट होगा ना वहां पर आपका हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के नाम पर रजिस्ट्री होगी। डोमिसाइल बनेगा पुराना गांव से कि नया, ठीक है। जो नया गांव अगर है, अगर वो रेवेन्यू विलेज नहीं है तो उसको रेवेन्यू विलेज बनाया जाएगा और ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो पुराना गांव पे डैम बन गया तो गांव बचा। अब बताए और क्या पूछना है, पूछिए। और हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या है कि हर एक चीज के लिए जो प्रोविजन बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि जो है आपके अधिकारों को मार के खा जाएगा। इसके बाद जो है इरिगेशन फेलियर, अगर मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी होती है कि वो जो है इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करे। अगर मान लेते हैं लैंडलॉर्ड क्या हो जाए, आपका फेल हो जाए इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में, तो फिर क्या होगा, आपका लैंड रिडक्शन किया जा सकता है, ठीक है। फॉल इन क्रॉप प्राइसेस, अगर मानते हैं परमानेंटली जो है आपका जो फसल है उसके दामों में गिरावट आ जाए तो फिर क्या होगा आपका, तो भी जो है लगान में कमी किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ एरियाज तो पहले ही से वाटर स्ट्रेस्ड है, इरिगेशन का इशू है, तो उसमें से तब तो सारे रैयत एप्लीकेशन दे देंगे भाई मेरा रेंट घटाओ 6 महीने। पहली बात ऐसा है कि जो है यहाँ पे और चीजें हैं जो कि हमने इसको रखा ही नहीं है। क्यों नहीं रखा, क्योंकि उसकी अभी जरूरत नहीं है। अगर मान लेते हैं रेंट रिडक्शन होता है, मान लिया जाए, तो फिर एक बार अगर ये हो जाए तो फिर अगले 7 सालों के लिए उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। यानी जो है अगर मानते हैं कि अगर उसमें चेंजेस कर रहे हो तो 7 साल के बाद ही कर सकते हैं। एप्लीकेशन देना हो तो 7 साल के बाद ही दे सकते हैं, उससे पहले आप नहीं दे सकते। और रही बात कि यहाँ पर जो परमानेंट डैमेज की जब हम बात करें, इसके लिए भी 7 ईयर्स का प्रोविजन है कि 7 साल का ये देखा जाएगा कि 7 साल। ऐसा नहीं कि जो आपका तुरंत ही अगर जो है दाम गिर गया या फिर जो आपका कुछ कारण से डैमेज हो गया, 1 साल तक खेती नहीं हुई तो कह देंगे हाँ डैमेज हो गया, या डीसी डिसाइड करेंगे कि डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है। सो हर साल एक सीजन ऐसा होता है कि प्राइस फॉल होता ही है, जैसे अभी गोभी का हो रहा है, हर साल ही होगा, इसके अलावा बढ़ेगा भी तो परमानेंट एक तरह से कम का मतलब हो गया कि एक मान लेते हैं पहले जो है 4 किस्त में देना पड़ेगा, 3 किस्त बढ़िया से देंगे, 1 किस्त माफ है। पहली बात की जो है माफ का यहाँ कोई प्रोविजन ही नहीं है। जब 3 को बढ़िया हुआ तो बढ़ा के काहे नहीं दिए, गाय के प्रावधान नहीं है बढ़ाने का, रेंट है कि नहीं? देखिए बात ऐसा है कि जो है रेंट को कम करने का या बढ़ाने का जो भी चीज़ है वो जो है आपका डीसी के हाथ में है, ठीक है। ना तो जो है खुद से लैंडलॉर्ड बढ़ा सकता है, ना जो मूल रैयत है वो बढ़ा सकता है, और नहीं जो है आपका जो विलेज हेडमैन है वो बढ़ाएगा, ठीक है। और अगर घटेगा भी तो ये इसके आधार बने हुए हैं, ठीक है, इसके आधार पर होगा, ध्यान रखेंगे।
इफ द रेंट हैज बीन रिड्यूस्ड वंस अंडर सेक्शन 50, ठीक है, एक बार अगर क्या हो जाए आपका घट जाए तो ध्यान रख लीजिएगा, देन नो मोर रिडक्शन ऑन द सेम ग्राउंड लाइक सॉइल डैमेज, इरिगेशन इशू और फॉल इन क्रॉप प्राइसेस विल बी अलाउड। तो उस आधार पर फिर दोबारा आप जो है ये नहीं कर सकते कि हाँ इसी आधार पर जो है रेंट फिर से घटना चाहिए। Until a new record of right is made under the संथालपन्ना सेटलमेंट रेगुलेशन, यानी जो है संथालपन्ना सेटलमेंट रेगुलेशन कब आया आपका, यह आया था 1872 में। तो 1872 के सेटलमेंट रेगुलेशन के अंतर्गत जब तक से नया आपका जो है रिकॉर्ड ऑफ राइट न बने, ठीक है, तब तक से घटाया नहीं जा सकता। दूसरी चीज, अ न्यू टेबल ऑफ रेट्स और रेंट रोल इज पब्लिश्ड अंडर द संथालपन्ना रेंट रेगुलेशन, यानी 1886 में जो आपका रेंट रेगुलेशन आया था उसके तहत नया जो है आपका रेंट टेबल डिसाइड ना किया जाए, ठीक है। बेसिकली वंस रेंट इज रिड्यूस्ड नो रिपीटेड रिडक्शन फॉर द सेम रीजन अंटिल ऑफिशियल लैंड एंड रेंट रिकॉर्ड आर अपडेटेड। तो जब तक से जो है आपका नया रिकॉर्ड एक तरह से नहीं बनता, नया रेट डिसाइड नहीं किया जाता, तब तक से आपका सेम ग्राउंड पर जो है आपका रेंट रिडक्शन नहीं होगा। सिंपली आपको ध्यान रख लेनी है, समझ गए। और अगर घटाना हो बढ़ाना हो जो भी है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ डीसी के पास होता है, हम और आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो यही बनाना है। हाँ 7 साल, ठीक है, 7 इयर्स के लिए जो है आपका वो ये नहीं कर सकता है, क्योंकि जो है उसमें, क्योंकि डीसी ये देखते हैं ना कि जो है आपका कितना साल हुआ है ना, कितना साल हुआ है, कि देखा जाएगा कि भैया अच्छा आपका तो 7 साल से जो है अभी 7 साल भी नहीं हुआ है आपका, ठीक है, फिर दोबारा जो आप ये नहीं कर सकते वो चीज़। जैसे आपका सीएनटी में है कि 15 सालों तक जो है आपका कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन चैप्टर 12 कहता है कि अगर मान लेते हैं कि सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग जो है आपका कौन रेवेन्यू ऑफिसर नया रिकॉर्ड ऑफ राइट अगर बनाए, ठीक है, तो फिर नया जो है आपका क्या होगा, आपका नया रेंट जो है एक तरह से लागू किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर है कि जो आपका रेंट रिडक्शन के बारे में बात किया गया, इनहेंसमेंट वगैरह का जो वैसा कोई ये नहीं है। क्या हो रहा है आप लोग का इधर, मन लग रहा है? चलिए, सेक्शन 52 कहता है कि पेनल्टी फॉर क्या है, एग्जेक्शन बाय लैंडलॉर्ड एक्सेट्रा फ्रॉम टेनेंट और एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ द रेंट पेएबल। यानी सिंपल सा बात है कि अगर मानते हैं कि रेंट जितना डिसाइड किया गया है, अगर उससे ज़्यादा अगर रेंट ले रहे हैं तो 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है, ठीक है, 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है, या फिर जो है आपका 6 महीने का जेल हो सकता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, या फिर दोनों ही हो सकता है। हाँ, अगर जेल हो जाए तो ऐसा नहीं कि जो आपका नॉन बेलेबल नहीं है, ये सीएनटी में भी क्या आपका बेलेबल है, मतलब बेल हो सकता है, यानी जेल से छूट सकते हैं, और एसपीटी में भी वो चीज़ आपका दिया गया है। कहता है इफ अ लैंडलॉर्ड और एजेंट डिमांड एनीथिंग बियॉन्ड द लॉफुल रेंट from a rayat, village headman or mul rayat, they will face punishment. The penalty could be simple imprisonment for up to 6 months or a fine up to ₹500. Both imprisonment and fine दोनों लग सकते हैं। बेलेबल ऑफेंस होता है और कंपाउंडेबल ऑफेंस यानी जो आपका सुलह योग्य भी हो सकता है। यानी अगर बोल दे रैयत की अरे माफ कर दीजिए इन लोगों को, जाने दीजिए, ऐसा हो सकता है। रैयत जो है अगर दयावान निकला, छोड़ दीजिए हमारे मालिक ही तो हैं, ठीक है, तो फिर क्या किया जा सकता है आपका, ठीक है, उनको माफ कर दिया जा सकता है। वही चीज कहता है कि जो है आपका द विक्टिम टेनेंट कैन फॉरगिव द ऑफेंस इफ दे चूज विद द कोर्ट्स परमिशन। यानी अगर ये बोल रहे कि ठीक है आपस में सुलह कर लो भाई, ठीक है, ठीक है चलता, आज पार्टी करेंगे दोनों मिलकर, ठीक है, यही चीज आपका इसमें है। चैप्टर 6 एक ही सेक्शन जो आपको याद रखना है, एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय लैंडलॉर्ड फॉर सर्टेन पर्पसेस, ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए जो आपका एक तरह से एक्विजिशन किया जा सकता है, जैसे हमने सीएनटी में भी देखा था। जैसे सेक्शन 20 में आपका एक्विजिशन का प्रोविजन है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सेक्शन 40 में आपका एक्विजिशन का प्रोविजन है, यहाँ पे भी जो आपको ये चीज़ देखने मिलता है। ये कहता है कि लैंडलॉर्ड कैन अक्वायर लैंड फॉर पब्लिक पर्पसेस सच एज बिल्डिंग, रिलीजियस और एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट्स, यानी जो है आपका वो धार्मिक कार्यों के लिए ले सकता है, चैरिटेबल पर्पस के लिए ले सकता है, या फिर जो है आपका बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए भी ले सकता है। द एक्विजिशन प्रोसेस इन्वॉल्व अप्लाइंग टू द डिप्यूटी कमिश्नर हु विल अप्रूव इट और रिजेक्ट इट, ठीक है, आफ्टर एन इंक्वायरी। तो हो सकता है कि आपका इंक्वायरी करने के बाद जो उसको अप्रूव कर दे, या फिर जो है आपका रिजेक्ट भी कर सकता है। द रैयत हुज लैंड इज एक्वायर्ड मस्ट रिसीव कॉम्पनसेशन, अगर मानते हैं कॉम्पनसेशन का प्रोविजन है तो उसको जो आपका मुआवजा भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है इफ द लैंड इज नॉट यूज फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस विद इन 5 ईयर्स, यानी अगर 5 सालों तक अगर उसका यूज नहीं किया जाता है जिस पर्पस के लिए उसका एक्विजिशन किया गया था, ठीक है, इट मे बी रिटर्न टू दी रैयत और डिक्लेयर एज अ विलेज वेस्ट लैंड, ठीक है। तो फिर क्या होगा आपका,
उसको जो है आपका एक तरह से रैयत को दे दिया जाएगा या फिर विलेज वेस्टलैंड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और फिर डीसी के पास पावर होगा कि भाई उसको जो है क्या कर सकता है, आपका उसका सेटलमेंट कर सकता है। ठीक है, किसी लैंडलेस फार्मर को दे सकता है, किसी जो आपका नीडी पर्सन को दे सकता है, किसी ने अगर मानते हैं कि सोसाइटी की कुछ सेवाएं की है तो उसको दे सकता है, या फिर किसी का नियर बाय में कोई ज़मीन है जहाँ पे वो ऑलरेडी खेती कर रहा है तो उसको दे सकता है। ठीक है, ये फिर डीसी के पास है। अब वो वेस्टलैंड के लिए जो फिर उसके पास 5 साल समय है, 5 साल तक में उसको अगर उसने एरेबल लैंड में कन्वर्ट किया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है आपका किसी और को दे दिया जाएगा। ये फिर जो है चलता रहता है। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीजर। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 54 याद रख लेनी है। ये कहता है कि पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स रिगार्डिंग प्रोसीजर। पहली बात ध्यान रख लीजिएगा, अब कहेंगे फिर बेसिक डिफरेंस क्या है सेक्शन 2 और जो आपका जो है सेक्शन 54 में। क्वेश्चन है कि मॉर्टगेज लैंड जो है, जैसे कि इसमें है कि हाँ। मॉर्टगेज कर सकते हैं, तो उसको भी एक्वायर कर सकते हैं। कौन मॉर्टगेज लैंड को एक्वायर कैसे करेंगे? वही अगर मॉर्टगेज किया गया है तो मॉर्टगेज पीरियड खत्म होने के बाद जो है जमीन किसको चला जाएगा? आपका लेकिन फिर उसके बाद उस चीज़ को रैयत को चला जाएगा, रैयत को जाएगा। ठीक है, लेकिन जो है अगर मान लेते हैं वो वापस नहीं जाता, वापस नहीं करता है, तो फिर जो है डीसी के पास ये पावर है कि वो उसको रिटर्न करवाएगा ना, तो वो वेस्टलैंड में थोड़ी जाएगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शन 54 क्या कहता है? ये कहता है कि पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स रिगार्डिंग द प्रोसीजर। अब देखिए सेक्शन 2 में हमने केवल बात किया था कि अगर मानते स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इस एक्ट के किसी प्रोविजंस को संथाल पन्ना किसी भी एरिया में इंप्लीमेंट कर सकती है या उसको विदड्रॉ कर सकती है, यानी उसको हटा सकती है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि नए नियम बनाने हैं तो फिर वो भी पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है, ध्यान रखेंगे। ये कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज द ऑथोरिटी टू मेक रूल्स अबाउट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द डिप्यूटी कमिश्नर्स कोर्ट एंड द अदर कोर्ट्स डीलिंग विद द केसेस अंडर दिस एक्ट। These rules will be for appeals, revision and other proceedings related to the application under this act. If there are no specific rules in the act, the state government can create a new ones. यानी अगर कोई नियम नहीं बने हुए हैं तो फिर राज्य सरकार बना सकती है, लेकिन अगर मानते हैं राज्य सरकार नहीं बना पाई ऐसा कुछ, तो फिर क्या लागू होगा? जो संथाल सिविल रूल है वही एक तरह से यहाँ पे लागू रहेंगे। 71 में भी रूल बनाने का पावर दिया गया, तो दोनों में क्या अंतर? हाँ, सेक्शन 71 में भी रूल बनाने की पावर है स्टेट गवर्नमेंट को। देखिए इसमें क्या है कि डिप्यूटी कमिश्नर जो एक तरह से जो एक्ट करेगा उसके लिए जो आपका दिया गया है। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑथोरिटी टू मेक रूल्स अबाउट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द डिप्यूटी कमिश्नर्स कोर्ट। ठीक है, डीसी के कोर्ट में जो चीजें एक तरह से जो प्रक्रिया अपनाई जाएंगी उसके संबंध बना सकता है। एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर बिल्कुल। Until the new rules are made, Santhal civil rules will apply to all such cases as long as they don't conflict with the act. अगर मानते हैं इस अधिनियम में जो प्रावधान किए गए हैं अगर उसके प्रोविजन संथाल सिविल रूल्स के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं तो तब तक से संथाल सिविल रूल्स के प्रोविजन ही लागू रहेंगे और उसके अनुसार काम किया जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें हाँ, क्या इसको पॉलिटिकल प्रेशर जैसा वर्ड दे सकते हैं नाम? किसको? जैसे स्टेट गवर्नमेंट अगर खुद से डीसी के लिए रूल्स तय कर सकती है कि इस जगह पर तुम क्या कर सकते हो या ये करना चाहिए, तो ये एक तरह का पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करना कहा जा सकता है। डीसी कौन है? स्टेट सरकार है, वो भी सरकार है। आप कल को जो है आप कलेक्टर बनेंगे, आप क्या होंगे? आप भी सरकार होंगे, क्योंकि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। सरकार की नौकर सर, सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब सुन लीजिए, सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मतलब आप खुद सरकार हैं। ठीक है, और जनरली क्या है कि आपको जो है बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक तरह से ये किया गया है। ठीक है, सरकार जो हर जगह पे खुद नहीं जा सकती है, इसलिए अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज देती है। ठीक है, ये अलग बात है कि उनको जो है आपका बोल दिया कि ब्यूरोक्रेट्स हैं ये, लेकिन जो है आपका सरकारें बदलती है, कहना मतलब जो जिसको इलेक्ट करके हम भेजते हैं, लेकिन आप तो परमानेंट रहेंगे ना, तो आप जो है गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट करेंगे। सरकार जैसा बोलेगी वैसे ही, तो यहाँ पे कोई ये नहीं, उस हिसाब से देखा जाए तो हर कोई जो है आपका क्या है एक पॉलिटिकल प्रेशर में ही काम कर रहा होता है। ठीक है, यानी क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक। और सर संथाल परगना एक्ट क्या मतलब? ऐसे भी तो जनरल आपका जो भी डीसी का जुरिसडिक्शन का एरिया होता है उसको मॉडिफाई करना स्टेट को है। बिल्कुल, तो क्या है कि जो यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि ये पॉलिटिकल प्रेशर है ये सो, और गवर्नमेंट ऐसा कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस नहीं बनाती है जो एकदम से जो आम आदमी का जो अधिकार है उसको छीन लिया जाएगा।
ठीक है, क्योंकि एक चीज़ नहीं देखा जाता है कि हाँ चलो इस एक्ट में ऐसे चेंजेस कर देंगे जिसके कारण से जो है पूरा एकदम ये हो जाए। फंडामेंटल राइट भी तो है आपके। स्टेट का इंटरेस्ट देखा जाता है, उनका डेवलप हो रहा है तो इसलिए जो है ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है। खैर ये कहता है सक्सेसिव सूट्स अगेंस्ट रैयत फॉर रिकवरी ऑफ रेंट, एकदम सिंपल सा याद रख लीजिएगा। इसमें ये कहता है कि इट प्रोवाइड्स दैट इफ द जमींदार हैज फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ रेंट ही cannot file a second suit within 6 months of the first suit being filed. That is the time limit between the filing two cases against the रैयत will be 6 months। यानी अगर मान लेते हैं लैंडलॉर्ड ने एक सूट फाइल किया है किसके, टेनेंट के अगेंस्ट, तो नेक्स्ट सूट फाइल करने के लिए आपको उसको 6 महीना का वेट करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है कि 6 महीना में एक सूट से ज़्यादा फाइल नहीं कर सकते, यानी एक केस से ज़्यादा फाइल नहीं कर सकते। यही याद रखना है आपका, इसमें कुछ नहीं है, केवल कंसेप्ट याद रख लेना है कि हाँ अगर मानते हैं कि लैंडलॉर्ड अगर केस फाइल करना चाहता है तो कितने दिनों के भीतर अगला केस फाइल कर सकता है, 6 महीने के बाद ही कर सकता है, 6 महीने से पहले नहीं कर सकता, ठीक है। इसके वो देखिए फिगर में दिया हुआ है सीएमटी एक्ट में 16 लाख खर्चा हुआ था, इसमें कितना हुआ इसका नहीं पता हमें, ठीक है। सेक्शन 56 आ जाइए। ये कहता है कि अ पर्सन कैन नॉट बी इजेक्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड अनलेस द डिप्यूटी कमिश्नर ऑर्डर इट अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। यानी जो है आपका ध्यान रख लीजिएगा, सीएनटी में जैसे मान लेते हैं कि उसमें भी हमने बात किया था कि लैंडलॉर्ड जो है अपनी मर्जी से किसी को भी इजेक्ट नहीं कर सकता है, जमीन से बेदखल नहीं कर सकता है। यहाँ पर भी है कि जो है आपका लैंडलॉर्ड जो है आपका या एक जो टेनेंट है उसको उसके कृषि भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है जब तक से डिप्यूटी कमिश्नर ऐसा कोई ऑर्डर पास न करे जो कि एसपीटी एक्ट में, ठीक है, उसके लिए प्रोविज़न बनाया गया है, ठीक है। यानी जो है अगर मानते हैं कि अगर एक टेनेंट जो है उसने सेक्शन 14 का वायलेशन किया है तो उसको इजेक्ट किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। अगर सेक्शन जो है आपका 42 का वायलेशन किया हुआ है तो उसको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन ऐसे उसको जो है आपका इजेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन है, इफ अ रैयत इज इजेक्टेड फ्रॉम देयर इंटायर होल्डिंग द डिप्यूटी कमिश्नर में अलाउ देम टू स्टे इन देयर ड्वेलिंग हाउस ओनली if this happens the house may be assessed for rent if the deputy commissioner thinks it's appropriate। यानी अगर मान लेते हैं कि एक रैयत है उसको पूरे जमीन से ही बेदखल कर दिया है, उसके घर वार से सबसे बेदखल कर दिया गया, अब रैयत कहाँ रहेगा? रैयत को अगर लगता है कि ठीक है अगर इसके पास कहीं रहने के लिए जगह नहीं है तो जो घर से भी उसको बेदखल किया गया उस घर के लिए हम पहले क्या कर देंगे, रेंट डिसाइड कर देंगे कि भैया आपको जो है 1000 रुपये महीना का देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक से हम चाहेंगे तब तक से आप यहाँ पे रहो, लेकिन पर मंथ 1000 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कल को आप एक तरह से डीसी बनते हैं तो आपके समय आपके पास ऐसा केस आएगा कि एक रैयत को पूरी तरह से सारी चीज़ों से बेदखल कर दिया, अब रहेगा कहाँ पे वो? आप कहिए अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जो तुम्हारा अपना घर है उसी में रहो, लेकिन क्या है कि महीने में आपको इतना रेंट देना पड़ेगा। और वो रेंट किसको जाएगा? डीसी को नहीं, वो गवर्नमेंट को जाएगा, यानी जो आपका लैंडलॉर्ड को जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रख लीजिए। इसके बाद आपका सेक्शन 57 कहता है राइट टू अपील। अब ये जो है ना एक हायरार्की की तरह काम करता है, जो अपील करने का प्रोविजन है वो एक हायरार्की की तरह काम करता है। तो सबसे पहली बात आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि अगर मान लेते हैं कि ऑर्डर पास किया गया हो जिस किसी लेवल पर, तो उसके हायर लेवल पर ही आप अपील कर सकते हैं। जैसे कल को आप बनेंगे डिप्यूटी कलेक्टर, है ना, डिप्यूटी कलेक्टर यानी जो आपका उप समाहर्ता, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अगर ऑर्डर आपने पास किया है तो आपके ऊपर कौन होगा? एसडीओ होगा ना, एसडीओ के पास अपील कर सकते हैं। अगर एसडीओ ने अगर मानते हैं कि जो है ऑर्डर पास किया है तो फिर किसके पास किया जाएगा आपका? तो जो आपका डिप्यूटी कमिश्नर के पास, ठीक है, डिप्यूटी कमिश्नर के पास या असिस्टेंट जो डिप्यूटी कमिश्नर होगा उसके पास। अगर जो है ऑर्डर पास किया है डिप्यूटी कमिश्नर ने या फिर एडिशनल कमिश्नर ने, डिप्यूटी कमिश्नर ने, तो उसके ऊपर कौन है? कमिश्नर है, तो कमिश्नर के पास अपील कर सकते हैं। अगर खुद कमिश्नर ने ही जो है अगर ऑर्डर पास किया है तो फिर उसके ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया जो ट्रिब्यूनल है, ठीक है, उस ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अगर डिप्यूटी कलेक्टर ने कोई अगर ऑर्डर पास किया है तो अब सीधे जो है ट्रिब्यूनल के पास पहुंच गया, नहीं, एक हायरार्की की तरह ही काम करेगा, ये ध्यान रख लेनी है, ठीक है। आते हैं क्या करके बात करते हैं
ये कहता है कि अ पर्सन कैन अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट वेयर स्पेसिफाइड अदरवाइज इन दिस एक्ट। यानी जहां पे अपील करने का अधिकार दिया है वहां पे कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी चीज के लिए अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो आप अपील नहीं कर सकते। क्या चीजें हैं? अपील प्रोसेस क्या है? डिप्यूटी कलेक्टर एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ डिप्यूटी कमिश्नर, क्योंकि जो आपका डिप्यूटी कलेक्टर के पास जो है आपका वो जो काम करता है ना, डीसी का ही एक तरह से अधिकारों को यूज कर रहा होता है। ठीक है, अब ये कहता है कि अपील्स टू दी सब डिविजनल ऑफिसर विद डिप्यूटी कमिश्नर्स पावर, यानी वैसे एसडीओ के पास अपील कर सकते हैं जो डिप्यूटी कमिश्नर के पावर को एक्सरसाइज कर रहा होता है, यानी उसको यूज कर रहा होता है, यानी जिसको ऑथराइज किया गया है। ठीक है, सेकंड कहता है कि अगर ऑर्डर पास हुआ है कहां पे? एसडीओ के पास, और एसडीओ के द्वारा यानी सब डिविजनल ऑफिसर के द्वारा जो डिप्यूटी कमिश्नर के पावर को यूज कर रहा है, तो अपील्स टू दी डिप्यूटी कमिश्नर, तो फिर डिप्यूटी कमिश्नर के पास अपील कर सकते हैं। अगर डिप्यूटी कमिश्नर या एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है तो अपील कहां पे होगा? तो अपील टू दी कमिश्नर यानी आयुक्त के पास अपील करेंगे। अगर आयुक्त ने ऑर्डर पास किया है तो इफ द कमिश्नर कंफर्म एन ऑर्डर डिसमिसिंग अ मूल रैयत यानी टेनेंट, द अपील गोज टू द ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है उसके पास फिर आप अपील करेंगे। ठीक है, तो अगर मानते हैं ऐसा कोई मामला है, कल के आपके पास भी आ सकता है ना, आप कोई ऑर्डर पास करेंगे किसी टेनेंट के अगेंस्ट, तो टेनेंट कहां अपील करेगा? एसडीओ के पास। ठीक है, लेकिन वो एसडीओ के पास ही कर सकता है जिसके पास डिप्यूटी कमिश्नर के जो ये है जो काम है उसको उसके लिए ऑथराइज किया गया है कि भाई ये डीसी का काम भी एक तरह से देख सकता है ना। तो उसके पास अगर एसडीओ ने अगर ऑर्डर पास किया है तो फिर जो आपका डीसी के पास जाएगा वो मामला, या एडीसी के पास जाएगा। एडीसी ने ही अगर पास किया है तो फिर किसके पास जाएगा? आपका कमिश्नर के पास जाएगा। कमिश्नर ने अगर पास किया है तो फिर सीधे जाएगा कहां पे? आपका ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। ध्यान रखेंगे, तो ट्रिब्यूनल तक पहुंचने के लिए अपील ही एक माध्यम है, डायरेक्ट नहीं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। अब बात आती है कि फिर जो आपका सेकेंड अपील कर सकते हैं क्या? नहीं, सेकेंड अपील इज नॉट अलाउड। ठीक है, अंडर सेक्शन 58। ठीक है, ये कहता है अ सेकेंड अपील कैन बी मेड ओनली व्हेन द सब डिविजनल ऑफिसर और एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर हैज चेंज द लोअर कोर्ट्स डिसीजन। अगर सेकेंड अपील तभी कर सकते हैं जब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं या लोअर कोर्ट जिसको एक तरह से कहा जाता है, निम्न न्यायालय कह लीजिए, अधीनस्थ न्यायालय कह लीजिए, अगर उसके ऑर्डर को किसने, उसके ऑर्डर को एसडीओ ने या फिर जो है आपका किसने, ठीक है, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर ने क्या किया? आपका चेंज किया है, तब अपील कर सकते हैं। ठीक है, द अपील इज मेड टू द डिप्यूटी कमिश्नर और कमिश्नर, नो सेकेंड अपील इज अलाउड फ्रॉम डिसीजंस मेड बाय द कमिश्नर और ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड बाय सेक्शन 57। अगर जो है ऑर्डर दिया गया है कमिश्नर के द्वारा या फिर जो है आपका ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो सेकेंड अपील नहीं कर सकते। एक बार अपील करने का अधिकार है आपको, आप जो है ट्रिब्यूनल के पास कीजिए, आप जो है कमिश्नर के पास कीजिए, आप डीसी के पास कीजिए, कर सकते हैं। सेकेंड अपील तभी अलाउड है जब जो है आपका एसडीओ या फिर जो है आपका एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर ने लोअर कोर्ट के ऑर्डर को चेंज किया हो, तो सेकेंड अपील किया जा सकता है। किसके पास कर सकते हैं आप? ठीक है, आप जो है कर सकते हैं डीसी के पास या फिर कमिश्नर के पास कर सकते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज ऐसे नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आई? तो ये ध्यान रख लीजिए, 58 कहता है। नहीं, कैसे नहीं कर पाएंगे सर? बट अगर ये अगर सिंपल मेरे अगेंस्ट एक डिसीजन आया, हम उसको क्लेम किए, वहां पे जाके एसडीओ उस चीज को चेंज करा, तो मेरे फेवर में हो गया, फिर हम क्यों कंप्लेन करेंगे? हाँ, अब अगर मान लेते हैं कि जैसे अगर एसडीओ ये को लगा, क्या बोलते हैं, कमिश्नर को लगा या डीसी को लगा कि जो डिसीजन दिया गया है कुछ इसमें जो है एरर वगैरह रह गया है या कुछ हो गया है, तो उसको क्या कर सकते हैं? आपका रिव्यू करेंगे और जो उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये पावर है 59 में हम देखेंगे और जो आपका कहाँ पे 60 में देखेंगे। ये 59 कहता है रिवीजन। ठीक है, कौन? तो कमिश्नर और डिप्यूटी कमिश्नर के पास ही पावर है रिवीजन करने का। बात समझ में आई? रिवीजन करने के लिए जो आपका पावर है वो किसके पास है? कमिश्नर एंड डिप्यूटी कमिश्नर के पास है। लेकिन कब? जब जो है ध्यान रखिए, नो अपील लाइज और अपील नॉट फाइल इन द टाइम विद सफिशिएंट कॉज, यानी अपील का प्रावधान न हो या उचित कारण से समय पर अपील न की गई हो तब। अब कहेंगे उचित कारण या फिर समय पर ना क्या हुआ? क्योंकि कमिश्नर के पास या डिप्यूटी कमिश्नर के पास अपील करने का जो आपके पास टाइम होता है वो होता है 60 डेज का। 60 दिन के भीतर ही आप अपील कर सकते हैं। अब 60 दिन के भीतर अपील नहीं कर पाए, बट
डीसी को यह लगता है या कमिश्नर को ऐसा लगता है कि इसमें जो है कुछ एक तरह से चेंजेस किए जाने चाहिए या कुछ गलतियां हुई है, तो उसको क्या कर सकते हैं आपका, वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं, वो अपने डिस्क्रिप्शन। हाँ। पावर क्या है, मे रिवाइज एंड पास एनी फीट ऑर्डर, यानी संशोधन करके उपयुक्त आदेश पारित कर सकते हैं। ठीक है, डिप्यूटी कमिश्नर में एम्पावर एसडीओ फॉर रिवीजन ऑफ डिप्यूटी कलेक्टर्स ऑर्डर्स, यानी अगर मानते हैं आप जो एक तरह से कल को ऑर्डर पास कीजिएगा, उसके लिए डीसी जो है आपका किसको, एसडीओ को ऑर्डर दे सकते हैं कि देखो फलाने ने डिसीजन दिया हुआ है, उसमें अगर कुछ देखना है तो चेंज करना है कर दो भाई, अगर जरूरत लगता है तो, अगर उसको ऑथराइज किया गया है तो आपको सिंपली ध्यान रख लेनी है। ठीक है, सेक्शन 59 में रिवाइज करने का पावर किसको दिया गया है, वो दिया गया है आपका कमिश्नर एंड डिप्यूटी कमिश्नर को। सेकंड कहता है रिव्यू, यानी पुनरावलोकन। ठीक है, अब ये कहता है कि जो है आपका कमिश्नर के पास ये पावर है, मे रिव्यू ऑन और प्रीडिसेसर्स ऑर्डर, यानी जो है आपका अपने या पूर्ववर्ती के आदेश का पुनरावलोकन कर सकते हैं, जो खुद उसने डिसीजन दिया हुआ है या फिर जो है आपका उससे पहले जो डिसीजन दिए गए हैं उसको जो है आपका क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो आपका कंडीशन क्या है, वैलिड रीजन होना चाहिए या फिर रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग, यानी जो आपका वो कारण लिखित एक तरह से दिया गया है कि भैया इसमें ये कारण से जो आपका, ठीक है, गलतियां हुई हैं, तो क्या कर सकते हैं, आपका रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, जो अधीनस्थ अधिकारी हैं ओनली क्लैरिकल और अपरेंट एरर, यानी अगर मानते हैं किसी तरह का लिखने में गलती हो गया है या कोई एंट्री में अगर गलती हो गई है, तो जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, डिप्यूटी कमिश्नर का परमिशन लेकर के उसमें चेंजेस कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो रिव्यू करने का पावर जो है आपका, ठीक है, किसके पास है, रिव्यू करने का पास जो है आपका वो कमिश्नर के पास है, ध्यान रखेंगे, किसके पास है, कमिश्नर के पास। लेकिन रिवाइज करने का पावर किसके पास है, कमिश्नर और डिप्यूटी कमिश्नर दोनों के पास पावर है, बस कंडीशन अलग अलग है। ठीक है, सिचुएशन अलग अलग है। अब बात आती है कि जो है आपका सेक्शन 61 कहता है एन ऑर्डर पास बाय द डिप्यूटी कमिश्नर कैन नॉट बी रिवर्स्ड और चेंज जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल एरर्स, यानी टेक्निकल ग्राउंड के बेसिस पर जो है, टेक्निकल ग्राउंड का मतलब क्या हो गया, छोटा मोटा गलती हो जाए तो उस आधार पर जो है आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, कोई अपील या फिर जो है आपका उसमें कोई चेंजेस एक तरह से नहीं कर सकते, ये सेक्शन 61 कहता है। ठीक है, सिंपल है, थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है आपका सेक्शन 62, ये कहता है कंट्रोल ओवर डिप्यूटी कमिश्नर एंड डिप्यूटी कलेक्टर्स, कौन किसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये है, तो कल को आप बनेंगे डिप्यूटी कलेक्टर, है ना, सिंपली कलेक्टर ही बोलिएगा, है ना। कलेक्टर जब आप बनेंगे तो आपके ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा, ठीक है, एसडीओ साहब का रहेगा। एसडीओ के ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा, डीसी का रहेगा, कमिश्नर का रहेगा, डिप्यूटी कमिश्नर का। डिप्यूटी कमिश्नर के ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा, कमिश्नर साहब का रहेगा। तो ये भी जो है आपका क्या है कि एक हायरार्की जैसा बना हुआ है। ये कहता है कि जो है आपका कमिश्नर कंट्रोल डिप्यूटी कमिश्नर, यानी जो है आपका आयुक्त जो है वो किसको जो है उपायुक्त को नियंत्रित करता है। एंड डिप्यूटी कमिश्नर कंट्रोल्स एडीसी, एसडीओ एंड डिप्यूटी कलेक्टर, यानी डिप्यूटी कमिश्नर के नीचे ही सारे के सारे अधिकारी होते हैं। बात समझ में आई? ये कहता है कौन सा, सेक्शन 62। एक है आपका सेक्शन 63 जो कहता है बार टू सूट्स, यानी नो कोर्ट कैन इंटरटेन अ सूट टू चेंज और कैंसल द डिप्यूटी कमिश्नर्स ऑर्डर अंडर दिस एक्ट। The deputy commissioner's order are final except for appeals and revision under the act. However, civil court can still handle cases they had jurisdiction over the before this act came into force. यानी अगर डिप्यूटी कमिश्नर्स ने कोई ऑर्डर दिया हुआ है, कोई अगर ये पास किया हुआ है, तो उसके खिलाफ आप कहीं पर भी किसी कोर्ट में एक तरह से अपील नहीं कर सकते, मतलब केस नहीं कर सकते, बेसिकली अपील कर सकते हैं। अगर मानते हैं कि डिप्यूटी कमिश्नर ने ऑर्डर दिया है तो उसके अगेंस्ट जो आपका जाके कमिश्नर के पास अपील कर सकते हैं। कमिश्नर ने दिया है तो आपका जो है आपका देखिए ट्रिब्यूनल के पास कर सकते हैं। लेकिन कहता है कि नो कोर्ट कैन इंटरटेन अ सूट टू चेंज और कैंसल द डिप्यूटी कमिश्नर्स ऑर्डर, यानी डिप्यूटी कमिश्नर ने जो ऑर्डर दिया है उसको चेंज करने के लिए या उसको बदलने के लिए या उसको कैंसिल करने के लिए आप कोई केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द डिप्यूटी कमिश्नर्स ऑर्डर आर फाइनल, यानी जो एक तरह आदेश दिया है वही आपका अंतिम माना जाएगा, एक्सेप्ट फॉर अपील्स एंड रिविजन्स, यानी अपील और रिवीजन के लिए जो आपका वो किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेनी है। इसके बाद आपका आता है कौन सा, लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या कहता है, ये कहता है पहला जो है आपका जनरल रूल,
जनरल रूल में सिंपल सा याद रख लेनी है, जो सेक्शन 64 में है, ये कहता है कि अगर किसी चीज के लिए कोई टाइम नहीं दिया हुआ है तो विद इन अ ईयर आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, 1 साल के भीतर, ठीक है, 1 साल के भीतर। लेकिन यहां पे कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर कोई टाइम का एक तरह से ये नहीं है। जैसे सेक्शन 42 के अंतर्गत अगर किसी को एविक्ट करना हो जमीन से, उसकी टेनेंसी से अगर बेदखल करना हो तो उसके लिए कोई समय नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। वहां पे ये लागू नहीं होगा कि हाँ भैया 1 ही साल के भीतर वहां पे एप्लीकेशन देना है, ठीक है। सेक्शन 65 कहता है, अच्छा इसमें वही चीज है आपका एप्लीकेशन टाइम लिमिट, यानी इफ एन एप्लीकेशन इज मेड अंडर दिस एक्ट एंड नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट इज मेंशन इन दिस एक्ट, इट मस्ट बी मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, यानी जिस दिन जो एक तरह घटना हुई है, जिस दिन जो एक तरह से कारण उत्पन्न हुआ है उस दिन से, ठीक है। सेक्शन 65 कहता है इजेक्टमेंट, यानी इजेक्टमेंट फॉर मिसयूज ऑफ लैंड जो सेक्शन 14 में है, मस्ट बी फाइल विद इन 2 ईयर्स, 2 साल के भीतर जो है आपको एप्लीकेशन देना होगा। सेक्शन 65 पे कहता है कि एरियाज ऑफ रेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कैन रिकवर एरियाज ऑफ लैंड विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द एग्रीकल्चर ईयर इन विच द रेंट बिकम ड्यू, यानी जिस साल से आपका जो है लगान बाकी है उस एग्रीकल्चर ईयर से 10 सालों के भीतर जो है स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रेंट रिकवरी कर सकती है अगर आपका रेंट बकाया है तो। ये 65A कहता है। और जो आपका सेक्शन 66 कहता है अपील के बारे में, ठीक है। अब अगर मानते हैं ट्रिब्यूनल में अपील करना है तो आपको जो कितने दिनों के भीतर, 90 दिनों के भीतर, और अगर मानते हैं कि कमिश्नर या डिप्यूटी कमिश्नर के पास अपील करनी है तो कितने दिनों के भीतर, 60 दिनों के भीतर आप अपील कर सकते हैं। अब कैसे याद रहेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कमिश्नर या डिप्यूटी कमिश्नर के ऊपर कौन है आपका, ट्रिब्यूनल है, तो बड़ा कौन हुआ, ट्रिब्यूनल हुआ, तो बड़ा नंबर किसके लिए, ट्रिब्यूनल के लिए। छोटा कौन हुआ इन दोनों में देखा जाए तो कमिश्नर या डिप्यूटी कमिश्नर, तो जो आपका इनके लिए छोटा नंबर यानी 60 दिन। समझ गए, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इससे क्या है कि आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं, इनकेस अगर पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस है जो कहता है दंड या जुर्माने का प्रावधान यानी पेनल्टीज। सेक्शन 67A इंपॉर्टेंट है ये कहता है कि लैंडलॉर्ड और देयर एजेंट्स विल बी फाइंड इफ दे फेल टू मेंटेन वाटर सिस्टम्स लाइक बांस, आर्स, डैम्स एंड इरिगेशन चैनल्स। अगर उसको मेंटेन करने में फेल रहते हैं तो उसको जो है क्या है, पेनल्टीज उस पर लगाया जा सकता है। परफॉर्म अदर ड्यूटीज रिक्वायर्ड बाय दी लॉ और कस्टम्स इन संथाल प्रनास, एग्जाम्पल रिपेयर टास्क, मेंटेनिंग विलेज पाथ्स, रिपोर्टिंग लैंड और लैंड ट्रांसफर एक्सेट्रा। यानी जो आप कानून या संथाल प्रना के रिवाज के तहत अन्य कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो फेलियर टू असिस्ट रैयत्स इन रिपेयरिंग दिस सिस्टम्स और इंक्रोच ऑन विलेज पाथ्स विल ऑल्सो रिजल्ट इन पेनल्टीज। यानी जो है आपका अगर मानते हैं जो किसान है उसकी सहायता नहीं करते हैं या जो गांव की सड़कें हैं अगर उसका अतिक्रमण करते हैं तो उन्हें भी दंड मिलेगा। एनी फेलियर टू कंप्लाई विद द लॉ इंक्लूडिंग encroaching on paths or cutting trees can lead to a fine up to ₹200. A daily fine of ₹5 may be added if the violation continues। ठीक है, तो 200 रुपये का फाइन है यहाँ पर, ठीक है। और एक लास्ट आपको ध्यान रख लेना है, हाँ, Encroachment on paths as in? जैसे मानते हैं गांव का सड़क है, ठीक है, पता चला कि उसी के किनारे पर आपने क्या किया, पनगुमटी खोल दिया, तो इंक्रोचमेंट ही तो हुआ। तो मतलब बेसिकली अगर ये रैयत खोलता है सजा मिलेगा इन लोग को। हाँ, ठीक है। अगर मान लेते हैं, सिंपल सा बात है, अगर मान लेते हैं, देखिए सड़क के किनारे अगर आपकी जमीन नहीं है तो सड़क वाली जमीन को जो है इलीगली ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। जैसे मानते हैं कि आपने पान गुमटी खोल दिया या कोई छोटा मोटा दुकान खोल दिया या ठेला लगा रहे हैं तो वो भी इंक्रोचमेंट ही हुआ। हाँ, बैल बांध के छोड़ देते हैं वहाँ पे, वो भी इंक्रोचमेंट ही हुआ। बट सर अगर ये कहीं पे इंक्रोच करते हैं तो सजा तो इनको ना मिलना चाहिए बेसिकली, तो फिर लैंडलॉर्ड को 200 रुपये क्यों देना पड़ेगा इसको? ठीक है, लैंडलॉर्ड को नहीं देना पड़ेगा, जो इंक्रोच करेगा उसको देना होगा। अच्छा, ठीक है, मतलब सजा करे कोई और भुगते कोई और, ऐसा थोड़ी होता है। भाई उनको डाउट था ना, ऐसा नहीं। सेक्शन 69 कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑन लैंड राइट्स, नो पर्सन कैन अक्वायर एनी राइट ओवर सर्टेन लैंड इंक्लूडिंग, ठीक है, लैंड अक्वायर्ड इलीगली, यानी सेक्शन 20 का वायलेशन करते हुए आप किसी जमीन का जो है राइट है वो आप ऑब्टेन नहीं कर सकते। सेकंड कहता है लैंड अक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट पर्पसेस फॉर एनी लोकल अथॉरिटी, रेलवे कंपनी अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894
एज लॉन्ग एज दे रिमेन इन द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और रेलवे कंपनी। यानी अगर सरकार ने जो है रेलवे के लिए, सड़क के लिए या किसी कंपनी के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत अगर लैंड एक्वायर किए हुए है, उस जमीन का भी जो है आप ऑक्यूपेंसी राइट नहीं ले सकते। तीसरा कहता है लैंड्स डेजिग्नेटेड फॉर पब्लिक वर्क सच एज रोड, कैनाल्स, एम्बार्कमेंट्स और यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ दीज एज लॉन्ग एज दे आर यूज फॉर सच पर्पसेस। यानी अगर मान लेते हैं कि जो है आपका कोई ऐसी जमीन है जिसको जो है आपका जो है आम पब्लिक के लिए रखा गया है, चाहे वो रोड बनाने के लिए हो या फिर जो आपका नहर बनाने के लिए हो या फिर जो है आपका बांध वगैरह बनाने के लिए हो, या उसके मरम्मत के लिए अगर कोई जमीन रखी गई, जैसे होता है ना गाँव में देखते होंगे या शहरों में भी देखते होंगे, ठीक है, सड़क लिया गया है, उसका एक्विजिशन किया गया उस जमीन का, और उसके अलावा कुछ जमीनें और ले ली जाती हैं ताकि कल को अगर उसका जो है चौड़ीकरण करना हो तो फिर जो आपका फिर से री एक्विजिशन ना करना पड़े। तो अगर मानते उस जमीन का अगर आपने जो है इंक्रोचमेंट किया हुआ है या फिर उस जमीन का आप ऑक्यूपेंसी राइट एक तरह से नहीं ले सकते। जैसे अब देखिएगा, जैसे जो नेशनल हाईवेज वगैरह बनते हैं ना, तो हाईवे बना है यहाँ पे, उसके 10-15 फीट और जो आपका क्या है वो जो है एक तरह से ये कर दिया जाता है, ठीक है, वो बना दिया जाता है आपका, ये सीमेंटेड जो है आपका या कुछ बैरिकेडिंग टाइप का एक तरह लगा दिया जाता है ताकि कोई उसमें अपना घर वर न बना ले, ठीक है। अब ऐसा होता है, सरकार हर दिन जा के तो नहीं देखेगी कि भाई मेरा जमीन पर कौन कब्जा करके बैठे हुए हैं। वाले लोग में भी वही होता है, हाँ। डीलर गार्ड देते नहीं, देखने भी जाता है तो पैसे दे देते हैं। हाँ, पिलर तो शिफ्ट करके बना लेते हैं। इसके बाद जो है वैकेंट होल्डिंग, बात नहीं, वैकेंट होल्डिंग्स रिटेन्ड बाय विलेज हेडमैन, मूल रैयत और लैंडलॉर्ड फॉर देयर फैमिलीज। यानी अगर मानते हैं ग्राम प्रधान, मूल रैयत या जमींदार द्वारा अपने परिवार के लिए रखी गई खाली भूमि, ठीक है, उसको भी जो है आप उसका एक तरह से ऑक्यूपेंसी राइट नहीं मिलेगा। ऑफिशियल होल्डिंग और लैंड फॉर ग्रेजिंग, जाहिर थान और बर्निंग और ब्यूरियल ग्राउंड्स ऑफ अ विलेज हेडमैन। तो जो है मान लेते हैं कि जो है कोई ऐसा ज़मीन है जो शमशान घाट के लिए या फिर जो है श्मशान के लिए या फिर जो आपका चारागाह के लिए अगर छोड़ा गया है तो वैसी ज़मीनों का भी ऑक्यूपेंसी राइट नहीं लिया जा सकता है, ठीक है, ये कहता है सेक्शन 69, ठीक है। तो ये जो है आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। खत्म, एसपीटी एक्ट समाप्त।